ओके, तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके राहों में बबूल बहुत हैं, ऊपर से उसके उसूल बहुत हैं, ऊपर से उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड्स कहने लगती हैं कि हमें डेट करो, हम कूल बहुत हैं। कहानी की शुरुआत यूनो से होती है, जो सपने में अपनी बचपन की दोस्त को हैप्पीली डेट कर रहा है, उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहा होता है, क्योंकि ये इकलौता यूनिवर्स है जहां वो जैसा चाहता है वैसा होता है। कोई उसे ना नहीं बोलता और ना ही एम्बेरसमेंट नाम की कोई चीज होती है। लेकिन रियलिटी उसके सपने को तोड़ देती है जब अचानक से ठंडी ठंडी हवा उसे लगने लगती है, जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड सायो के खिड़की खुले छोड़ने की वजह से आ रही थी। तुरंत उठकर वो समझ जाता है कि वो फिर से उसके कमरे में आ गई है। वो कहता है, जल्दी बाहर आओ, कहाँ छिपी हो। वो पूरे लेक्चर मोड में होता है, तभी सायो कैजुअली उसे पकड़ते हुए ब्लैंकेट में से निकलती है। ये देखते ही यूनो का दिमाग हैंग कर जाता है। थोड़ी देर तक तो वो उसके क्यूट स्माइल को देखता रहता है, पर फिर उसे दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन सायो उसे पिलो समझ के कस के पकड़ लेती है। यूनो अब इस सिचुएशन में सांस धीरे धीरे ले रहा होता है, पर धड़कनें तेज हो रही थी। अब यहाँ से कुछ भी हो सकता था, पर यूनो उसका मुंह पकड़ होश में लाता है। वो थोड़ा नखरे करते हुए आंखें मलती है और गालियां देना शुरू कर देती है कि जैसे कि यूनो ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। यूनो कहता है, ड्रामेबाज, तू मेरे रूम में है। साया उठ कहती है, हाँ तो खिड़की अंदर से लॉक करके सोया करो ना। यूनो अपना डिफेंस करता है कि तो चोरों की तरह मत घुसा करो ना, लेकिन उसे जरा भी सिंपैथी नहीं मिलती। डांट खाने के बाद वो उसे निकल जाने को कहता है और सायो कहती है, हाँ हाँ जा रही हूँ, भाव क्या खा रहे हो। वो कहते हुए निकलती है कि स्कूल के लिए मेन गेट पर मिलते हैं। यूनो यहाँ कहता है कि तेरी स्कर्ट उठ रही है और वो फिर उसे सही करते हुए गालियां देके निकल जाती है। उसके जाने के बाद यूनो सोचता है कि वो दोनों पैदाइशी पड़ोसी हैं, फिर भी आज तक एम्बेरसमेंट से मरे क्यों नहीं। बाद में भी उसके दिमाग में वही सीन घूम रहा होता है। मेन गेट पर आते ही सायो से मिलती है, जो उसका हाथ पकड़ कहती है, आज स्कूल ऐसे जाएंगे। वो उसे धक्का देकर के दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो और जोर से पकड़ लेती है, उसके घबराहट को इग्नोर करते हुए कि अरे आदत हो जाएगी। स्कूल के रास्ते भर वो उसका हाथ नहीं छोड़ती। वो सोचता है कि ये मुझे एक अच्छा दोस्त मानती है, अगर इसे पता चला कि मैं इसके साथ सुनहरे सपने देखता हूँ, नहीं मैं तो ये राज अपने साथ ऊपर लेके जाऊंगा। वहीं सायो इरिटेट हो रही होती है कि उसके इतना एफर्ट करने के बाद भी इस गधे को उसकी फीलिंग समझ नहीं आ रही। वो उसका रिएक्शन लेने के लिए उसके हाथ को पकड़ रब भी करती है, पर यूनो कहता है कि बोला था ना कि ऐसे चलने में दिक्कत होगी। पर सायो तो मन ही मन कसम खाती है कि वो उसे अपने प्यार में गिरा कर ही रहेगी। अचानक वो ड्रामेटिक तरीके से गिरती है और यूनो को भी साथ घसीट लेती है। उसका चेहरा सीधा बाउंस करता है। ये क्लियरली सायो का प्लान होता है, जो उसने हाउ टू सेड्यूस योर चाइल्डहुड फ्रेंड चैट जीपीटी से पूछ के ट्राई किया होता है। वो हैरान होने का नाटक करती है और यूनो को डांटती है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश होती है कि एआई इतना यूजलेस भी नहीं है। यूनो बिल्कुल भी इम्प्रेस न होते हुए उसे कचरे की तरह झाड़ देता है और आगे बढ़ने को कहता है। अब डेस्परेट हो चुकी सायो अपना क्यूट गर्ल कार्ड निकालती है और बोलती है कि उसके एंकल मुड़ गए हैं। यूनो सीधा फर्स्ट एड किट निकाल लेता है, ये कहते हुए कि दरअसल वो बचपन से कैरी करता आ रहा है, उसके लापरवाह तरीके से खिड़की से कूद कर आने की आदत की वजह से। ये सुने सायो अंदर ही अंदर शर्माती है कि वो उसे कितना क्लोजली ऑब्जर्व करता था। ठीक होने के बाद भी सायो उसका हाथ पकड़ लेती है, ये बोलते हुए कि उसे मदद चाहिए, और कहती है, ना मत बोलना, याद करो मैं तुम्हें कैसे पकड़ के स्कूल ले जाया करती थी। मेन रोड पर पहुंचकर दोनों अचानक ब्रेक मार देते हैं, रियलाइज करते हुए कि पब्लिक में हाथ पकड़ना उनके लिए इंस्टेंट सोशल डेथ ला सकता है। काफी ओवर ड्रामेटिक स्ट्रगल के बाद वो डिसाइड करते हैं कि फिर भी आगे बढ़ेंगे। इनका ये कॉन्फिडेंस सिर्फ 5 सेकंड तक टिकता है, क्योंकि जैसे ही सायो हैंड होल्डिंग फिगर को लॉक करती है, यूनो का दिमाग चलते चलते हैंग होने लगता है। रोम कॉम वाइब्स आने ही वाली होती हैं कि तभी पीछे से उन्हें कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। पलट कर देखते हैं तो उन दोनों की चाइल्डहुड फ्रेंड अकारी खड़ी होती है, ऐसे घूरती हुए जैसे उसने कोई अनहोनी देख ली हो। दोनों पैनिक में एक साथ बहाने देना शुरू कर देते हैं। अकारी हंसते हुए अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। यूनो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, जैसा वो समझ रही है वैसा नहीं है, लेकिन अकारी उस पर चिल्ला पड़ती है और आगे बढ़ती है। यूनो आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि तुम्हें सुनना ही होगा, पर एक और गलती कर देता है और सीधा बैग मुंह पर खाता है। यूनो सायो से कहता है कि हूँ क्या कर रही है, बोलना, मुंह में जबान नहीं है क्या। और सायो सिचुएशन समझाती है कि क्या हुआ था, तो अकारी थोड़ी शांत हो जाती है और वार्निंग देकर के चली जाती है कि ऐसा कुछ दोनों सोचे भी ना। अब यूनो और सायो एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि ऐसा भी क्या किया उन्होंने। अंदर ही अंदर सायो सोचती है कि शायद हैंड होल्डिंग को लेकर के सिर्फ वही ओवर रिएक्ट कर रही थी, जबकि उसे पता नहीं होता कि यूनो भी बिल्कुल यही सोच रहा है। इधर जब अकारी अकेली होती है, वो धड़ाम से गिर जाती है।
अभी भी सायो और योनो के इंटरेक्शन से कांप रही होती है। असल में तो उसने भी चोरी चोरी अखियां मिलाई थी और जब उसने योनो को सायो के साथ हाथ पकड़े देखा तो वो पैनिक कर गई। वो चाहती है कि सायो से पहले वो कोई मूव करे, लेकिन सोचती है कि उस ठरकी को क्या बड़े अच्छे लगते हैं। ये सोच उसे गुस्सा दिला देता है और वो कसम खाती है कि वो योनो को कन्विंस करेगी कि उसके वाले प्रीमियम क्वालिटी के हैं। उधर सायो भी कसम खाती है कि एक तरफ मैं बिल्कुल तन्हा, एक तरफ दुनिया सारी, अब तो जंग छिड़ेगी खुल के, ऐसी हो या वैसी हो। योनो को आने वाले खतरे का आभास हो जाता है, इसलिए वो कसम खाता है कि ना भाई ना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रोम कॉम ये चीज तो इमेजिनेशन में ही अच्छा लगता है। उसी दिन बाद में तूने ये जूस क्यों खरीदा? हाँ तो तुम भी तो दूसरा जूस खरीद सकती थी। बचपन के दोस्त होने के बावजूद वो कभी किसी बात पर एग्री नहीं करते। सायो बीच में आती है उनकी लड़ाई रोकने, लेकिन दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं और सायो को भी क्लास रेप की ड्यूटीज के लिए बुला लिया जाता है। वो जाते जाते उन्हें साथ में नाइस बिहेव करने को बोलती है, लेकिन जैसे ही वो क्लासरूम से निकलती है दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। पास्ट में जब वो छोटे थे, अकारी योनो के पीछे पीछे घूमती रहती थी हर एक चीज के लिए और दोनों काफी क्लोज थे। प्रेजेंट में वो अकारी की तरफ देख सोचता है बढ़ती उम्र ने उनके बीच दूरियां क्यों बना दी। उसे चीजें ठीक करने का पूरा मन होता है, लेकिन जैसे ही अकारी पलट कर देखती है दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और योनो अपना मन बदल लेता है। अंदर ही अंदर अकारी भी खुद को दोष देती है कि वो उसके सामने आने पे ऐसे बिहेव क्यों करने लगती है। असल में अकारी हमेशा योनो का अटेंशन पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती आई है। ग्लैमरस बनना, उसके स्कूल में एडमिशन लेना और अभी उसके जैसा ही जूस खरीदना, बस ताकि एक कन्वर्सेशन शुरू हो सके। फिर भी वो बिना वजह उस पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाती। जब दोनों एक साथ जूस पीने जाते हैं उनकी फिर से शुरू हो जाती है, हाँ तो पीना, अपना अपना तो पी रहे हैं। योनो को अचानक से याद आता है कि वो पहले जूस स्विच कर चुके हैं, लेकिन वो उसे रोक पाए उससे पहले ही अकारी एक सिप ले लेती है। इस इनडायरेक्ट किस से शॉक्ड होकर के उसकी आत्मा जैसे बॉडी छोड़ के निकल जाती है। योनो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अकारी तो इस सिचुएशन को उसे टीज करने का मौका बना लेती है। उसे पूरी तरह एम्बेरेस्ड कर देती है, यहाँ तक कि उसे वर्जिन लूजर भी बोल देती है, जो इतना ओवर रिएक्ट करता है, जबकि अंदर ही अंदर वो खुद को भी रिलैक्स रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को गाली देने लगते हैं और इस बात पर लड़ने लगते हैं कि कौन इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। योनो बोल देता है कि वो आंखें बंद करके भी लिप्स लॉक कर सकता है, जिससे अकारी उसे प्रूफ दिखाने की डेयर देती है। वो बोलती है कि ये सिर्फ एक डेयर है, लेकिन अंदर से वो शर्म से पानी पानी हो रही थी और बाहर से सीरियस सा शकल। कुछ ही देर बाद दोनों स्टेयर्स के नीचे एक प्राइवेट जगह पर जाते हैं डेयर पूरा करने, लेकिन योनो में हिम्मत ही नहीं आ पाती। अकारी उसे टीज करती रहती है, खुद भी कांपते हुए, और जब योनो पूछता है कि वो ऐसे हिल क्यों रही है, अकारी बोलती है कि वो बस उसके साथ पटका पटकी के लिए खुद को तैयार कर रही है। योनो पूछता है कि क्या उसका ये फर्स्ट किस होने वाला है, लेकिन अकारी बात टाल देती है और उसे डरपोक और कमजोर बोलती है इतना टाइम वेस्ट करने के लिए। जब योनो देखता है कि वो सीरियसली किस के लिए रेडी है, तो वो फाइनली मान लेता है कि उसने कभी किसी के साथ लिप्स लॉक नहीं किए हैं, इसलिए वो उसका एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता। ये सुनकर अकारी का खुशी के साथ हाथ खुद ही आगे बढ़ने लगता है योनो का फर्स्ट टाइम क्लेम करने के लिए, और इतिहास गवाह है कि यहाँ से बेड़ा गर्क होना तय है। तभी अचानक सायो आ जाती है और योनो पैनिक कर जाता है, सोचता है कि अब लव आइलैंड पर होगा ड्रामा शुरू, लेकिन सीन बिगाड़ने के बजाय सायो शांत रह करके उसके चेहरे से एक बाल हटा देती है, बिल्कुल ऐसे एक्ट करते हुए कि उसने कुछ ना देखा हो। अकारी चुपचाप पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन एक स्टिक पर स्लिप होकर के गिर जाती है। सायो तुरंत योनो की आंखें ढक देती है कि वो मैजिशियन नहीं है जो कबूतर निकालेगी वहाँ से, लेकिन योनो अकारी पर जोर से हंस देता है कि तुम्हें तो ढंग से चलना भी नहीं आता, और वो और ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। गुस्से में उसके पेट में रख के घूंसा मारती है और उसे क्रीप बोलती है। वहीं सायो अंदर ही अंदर अभी उसने जो देखा सोचती है कि उसे अपने सुकून को बचाना होगा, वरना उसे अपना जुनून बना लेगी। क्लास में जाने पे लौंडे उसे घेर लेते हैं कि ऐसा कौन सा लाइन मारता है कि दो दो लड़कियां फ्लैट हो गई तुझ पे। फ्रस्ट्रेशन में वो बोल देता है क्योंकि मैं उन्हें लड़कियों की तरह नहीं देखता, वो बस मेरे बचपन की बडीज हैं। सायो आते ही सब सुन लेती है और योनो पर कूद जाती है, बोलते हुए कि हाँ वो हमेशा चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही रहेंगे। योनो उसे चिपकू कह करके दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हटती, बल्कि उसकी नोटबुक को भी उठा लेती है। जब वो रूमर्स फैलाने के लिए उसे डांटता है तो वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी गोद में बैठ करके यही होमवर्क करने लगती है। अब पूरे क्लास का अटेंशन उन पर आ जाता है। योनो के दोस्त सायो को वार्न करते हैं कि योनो जैसे लूजर लड़के के साथ उसकी क्लोजनेस ठीक नहीं है, लेकिन वो लगती है उनकी लॉन्ग हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने और उसे टीज करने। एक शब्द में कहें तो उसने उसका वीक स्पॉट पकड़ लिया होता है। सीन और बढ़ जाता है जब अकारी आकर के
यूनो पर सायो का फायदा उठाने का इल्जाम लगाने लगती है। वो इंटरवीन करने की कोशिश करती है लेकिन सायो बोलती है कि वो इसी तरह होमवर्क फिनिश करेगी। अकारी भी ज्वाइन कर लेती है और पूरा सीन फिर एक प्लेफुल क्लासरूम ड्रामा बन जाता है। दोनों लड़कियों के मन में एक दूसरे से आगे निकलने की जद्दोजहद चल रही होती है। एम्बेरेस्ड होकर के यूनो चिल्ला के दोनों को हटने के लिए कहता है। अगले दिन यूनो बस में चढ़ता है, अपनी इस कंफ्यूजिंग सिचुएशनशिप के बारे में सोचता हुआ कि क्या किस्मत को यही मंजूर है। तभी अचानक वो एक खूबसूरत लड़की से टकरा जाता है। देखता है तो वो सायो ही होती है। वो कहती है कि मैं भी उसी बेकरी की तरफ जा रही हूँ जहाँ वो जा रहा है। यूनो पूरी कोशिश करता है उसकी एग्जिस्टेंस को इग्नोर करने का, लेकिन सायो का उसे एक टक देखता रहना चाह करके भी कोई बंदा इग्नोर नहीं कर सकता। वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है, तभी बस अचानक झटका देती है। सायो का बैलेंस बिगड़ता है और सीधा यूनो की बाहों में गिर जाती है। सामने से मिल रहा प्रेशर कम था कि सायो अपनी बाहें भी उससे लपेट लेती है और यूनो एक पल के लिए भूल जाता है कि सांस कैसे लेते हैं। सायो फिर उसका कान रब करने लगती है, बोलती है कि वो मोशन सिकनेस का शिकार है। जाहिर सी बात है अपनी रिएक्शन छुपा रही होती है। यूनो अचानक सायो के कंधे पर झुक जाता है, कहता हुआ कि उसे बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। वो जितना भी शांत रखने की खुद को कोशिश करता, उतना ही तेजी से उसका दिल धड़क रहा होता है। अब बर्दाश्त से बाहर वो जल्दी से पीछे हटता है और देखता है कि सायो उससे भी ज्यादा घबराई हुई लग रही है। शर्म के मारे सायो मुंह फेर लेती है, जबकि यूनो चुपचाप स्टॉप बटन दबा देता है। बस से उतरते ही सायो पैनिक करने लगती है। सोचती है कि क्या यूनो ने उसकी असली फीलिंग समझ ली है या वो पूरी सिचुएशन को बस एक इंसिडेंट की तरह ले रहा है। उसके श्योर होने से पहले ही यूनो उसे एक ड्रिंक देता है, कहता हुआ कि ये उसकी मोशन सिकनेस को आराम देगा। उसे पता चलता है कि यूनो उसके मोशन सिकनेस की वजह से बस जल्दी रुकवा दी थी। ये जान करके कि उसका सीक्रेट अभी भी सेफ है, सायो को रिलीफ मिलता है, लेकिन यूनो का उसका बहाना ना जान पाना उसे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी देता है। ड्रिंक का एक सिप लेने के बाद वो हल्का सा अपना सर यूनो के कंधे पर रख देती है, ये उम्मीद करते हुए कि एक दिन वो दोनों इस पेनफुल ऑकवर्डनेस सिचुएशन से जरूर आगे बढ़ेंगे। जब सायो इस स्वीट मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है, यूनो तो घबराहट में कांप रहा होता है क्योंकि उसे पता था कि ये सब उसने ड्रामा किया था। अगले दिन यूनो, सायो और अकारी लंच टाइम स्कूल में फंसे होते हैं क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। टाइम पास करने के लिए वो वही बचपन का वर्ड गेम खेलने का सोचते हैं। अचानक यूनो गेम के दौरान गलती से सायो का नाम ले लेता है, फिर पैनिक में तुरंत उसे किसी और वर्ड से रिप्लेस कर देता है। पर ये छोटी सी स्लिप भी अकारी की जेलसी भड़का देती है। बराबरी करने के इरादे से अकारी यूनो को अपना नाम बुलवाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई चाल काम नहीं करती और बात और बिगड़ जाती है जब सायो बाद में यूनो का भी नाम बोल देती है, फिर बड़े चालाकी से मिलते जुलते शब्द से बदलकर मजाक बोलकर टाल देती है, जो अब अकारी के कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को और ज्यादा आग लगा देता है। सिर्फ यूनो से अपना नाम बुलवाने पर फोकस करते हुए अकारी खुद कंट्रोल खो देती है और यूनो का नाम बोल बैठती है। गलती समझ आते ही वो सायो का एक्सक्यूज कॉपी करने की कोशिश करती है और बोलती है कि वो मजाक था, लेकिन सायो तुरंत पॉइंट आउट करती है कि सेम शब्द दोबारा बोलना अलाउड नहीं है। बचने का कोई रास्ता न देखकर अकारी हार मान लेती है। फिर यूनो का उसे पनिशमेंट देने की बारी आती है। वो फिंगर स्लैप देने वाला होता है, लेकिन खुशी महसूस करने की जगह सायो के दिल में था कि जीत के भी मुझे हारा हुआ क्यों महसूस हो रहा है। घर जाने से पहले यूनो अकारी को ढूंढता हुआ उसे चेंज करते देख लेता है, जिससे वो पागल हो जाती है और उस पर डस्टबिन उठा के फेंक देती है। वहाँ से भागने के बाद कहीं बैठकर वो सोचने लगती है कि वो हमेशा यूनो के सामने ही क्यों मैड बिहेव करने लगती है। थोड़ी देर बाद यूनो उसे ढूंढ लेता है और अपनी छतरी में साथ चलने का ऑफर करता है। अकारी पहले तो उसे रोस्ट करती है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है वो उसे रोक लेती है, जैसे हाँ बोल करके उस पर ही एहसान कर रही हो। घर जाते हुए दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। उधर सायो भी तेज कदम बढ़ाते हुए चल रही होती है कि काश रास्ते में यूनो मिल जाता। पता नहीं होता कि वो तो पीछे है। जैसे ही यूनो और अकारी मोड़ पर पहुंचते हैं, सायो स्नैक्स खरीदने के लिए एक्साइटमेंट में दौड़ पड़ती है। इसी बीच इधर यूनो अकारी के साथ अपने ऑकवर्ड रिश्तों के बारे में सोचता है कि अकारी अब वो स्वीट छोटी लड़की नहीं रही जिसे वो जानता था। उसके ख्याल तब टूटते हैं जब अकारी उसके चेहरे को दूर करते हुए उसे इडियट की तरह घूरने को ना बोलती है। अभी तक तो वो एक कूल गर्ल की तरह एक्ट कर रही थी, लेकिन अंदर से वो जल बिना मछली की तरह होती है। चलते हुए वो नोटिस करती है कि यूनो एक तरफ से भीग रहा है और उसे पास खींच लेती है अपने यूजुअल रोस्टिंग के साथ। वो उसे अपना रुमाल भी ऑफर करती है, लेकिन यूनो को लगता है कि वो उसे रखने के लिए दे रही है और उसे एक झाड़ और पड़ जाती है। डांट खाने के बाद अकारी छतरी लेने की कोशिश करती है कि लाओ मैं लेके चलती हूँ, लेकिन अचानक दोनों के हाथ टच होने पे शौक में चिल्लाते हैं और थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं। यूनो सोचता रह जाता है कि अकारी अचानक इतनी वियर्ड क्यों बिहेव कर रही है। इनका घर पता नहीं कहाँ है, आ ही नहीं रहा। उससे पहले एक गाड़ी तेज रफ्तार से आती है और उन पर पानी उड़ाकर निकल लेती है। यूनो तुरंत रिएक्ट करता है और अकारी को बचाने के लिए अपना शरीर उसके आगे कर देता है।
लेकिन थैंक यू बोलने के बजाय उसे फिर से रोस्ट और ब्लेम मिलता है। उसे ऐसे भींगे हुए देखने पर, साथ ही एक 120 डिग्री के एंगल से आया झापड़ भी, जो उसके बिलीव को और स्ट्रॉन्ग बना देता है कि कोई भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कभी रोम-कॉम में नहीं रह सकता। सीन शिफ्ट होता है घर पर। सायो अपना 5-10 रुपए के चिप्स कुरकुरे पार्टी रेडी करती है, लेकिन वो योनो को भी इन्वाइट करना चाह रही थी। खिड़की से उसे ढूंढते हुए वो अकारी को देखती है और सोचती है कि चलो इसे इन्वाइट करती हूँ। इधर अकारी योनो के साथ दिन में जो हुआ उसमें इतनी उलझी हुई होती है कि उसे पता ही नहीं होता कि कोई आ रहा है। योनो की फोटो देखते हुए वो अपने टेडी से बात करती है उस अम्ब्रेला वाले उसकी अनाड़ी हरकत के बारे में, और जब वो सब बोलते हुए पीछे मुड़ती है, देखती है कि सायो टुकुर टुकुर उसे देख रही है, तो वो हैरानी में चीख पड़ती है। सदमे से बाहर आने के बाद अकारी सायो को डांटती है कि उसे दरवाजा यूज करना नहीं आता क्या। सायो जल्दी से सॉरी बोलती है और स्नैक्स ऑफर करती है, एक्टिंग करते हुए जैसे उसने अभी कोई बड़ा सीक्रेट डिस्कवर ही ना किया हो। लेकिन जो उसने देखा उसकी टेंशन उसके चेहरे से जाती ही नहीं। अकारी जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करती है, इंसिस्ट करती है कि वो बस गैलरी खाली कर रही थी। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो तुरंत बिना रहम के ही उसकी रोस्टिंग शुरू कर देती है। लेकिन चिल एक्ट करने के बावजूद सायो अकारी के चेहरे पर सस्पिशियस लुक नोटिस कर लेती है और उससे योनो के लिए उसकी ट्रू फीलिंग्स के बारे में पूछती है। अकारी फॉर्मली डिनाई करती है, लेकिन सायो कन्विंस नहीं होती और उसे नापसंद करने का रीजन पूछने लगती है। अकारी आखिरी तक अपनी बात पर टिकी रहती है, बार बार एश्योर करती है कि उसे योनो पसंद नहीं है। वो यहाँ तक डिक्लेयर कर देती है कि वो उसे नफरत करती है और गुस्से में फूट जाती है जब सायो योनो को नाइस गाय कह के ट्रीट करती है। जब सायो कन्वर्सेशन ड्रॉप करने के मूड में नहीं दिखती तो अकारी टॉपिक चेंज करने के लिए एक फनी वीडियो दिखाने का डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ उसकी चाइल्डहुड क्रशेस वाली सर्च हिस्ट्री उसे पकड़वा देती है। पैनिक में फोन बंद करते वक्त वो गलती से सायो के सर पर फोन दे मारती है और जब वो फर्स्ट एड किट ढूंढने जाती है तो डोर से योनो की फोटोज का पूरा मेला बाहर गिर जाता है। सिचुएशन और खराब हो जाती है। अकारी पैनिक कर जाती है और बेकार बेकार के बहाने बनाना शुरू कर देती है, लेकिन किसी तरह सायो उसके हर एक एक्सक्यूज को शूट डाउन कर देती है। उसकी नॉन स्टॉप बकबक को देखते हुए सायो फाइनली समझ जाती है कि उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया है और अकारी सच में उसकी राइवल है। वो पूछने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन याद आता है कि उन्होंने कभी सीक्रेट्स ना रखने का वादा किया था। तो सायो अकारी से सीधा पूछ लेती है कि क्या उसे सच में योनो इतना पसंद है। दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन छा जाती है। लंबी और ऑकवर्ड साइलेंस के बाद अकारी गुस्से में बोलती है कि ससुरा कितना एनोइंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसे ये बात नफरत वाली लगती है कि वो उसे कभी लड़की की तरह ट्रीट नहीं करता, चाहे वो उसका अटेंशन पाने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करे। दिल हल्का करने के बाद वो चुप हो जाती है और सायो वहीं से बात आगे बढ़ाती है कि हाँ, योनो के इस सेम एटीट्यूड का एक्सपीरियंस उसने भी किया है। वो कंप्लेन करती है कि वो उसके बर्थडे पर उसे एक टॉय दिया, क्या मैं बच्ची दिखती हूँ उसे। और दोनों योनो के बारे में अपनी अपनी भड़ास निकालने लगती हैं। कितना बचकान हरकतें करता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि योनो बिल्कुल इसी वक्त अंदर आने वाला होता है और उनकी बातें सुन लेता है। फिर जाने बढ़ता है सोचता हुआ, क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं माँ, कि अचानक वो लड़कियों की चीखें सुनकर वापस दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन शॉक्ड में देखता है कि वो कपड़े उतारने की रेस कर रही होती हैं। अकारी हमेशा की तरह सबसे पहले रिएक्ट करती है और योनो का पीट के बुरा हाल कर देती है, जबकि सायो दहशत में ये सब देखती रहती है कि इसका हाथ कितना फास्ट चलता है। इस बुरी पिटाई के बाद योनो तो पक्का मान लेता है कि कोई भी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कभी स्टूपिड रोम-कॉम में नहीं रह सकता। अगले दिन सायो एक पॉपुलर ओवर ड्रामेटिक मांगा पढ़ रही होती है जो बेस्ट फ्रेंड से प्यार होने के बारे में था। वहीं योनो उसके पीछे ही मस्त मुंह बाके सोया था। मांगा खत्म करने के बाद वो विश करती है कि काश वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से वैसे ही प्यार कर पाए। जाने से पहले वो चुपचाप डिसाइड करती है कि वो योनो के साथ रोम-कॉम जरूर शुरू करेगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अगले दिन योनो स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि कैसे कल सायो और अकारी ने उसका सीक्रेट हॉबी पकड़ लिया था। वो क्रीपी ओटाकू की तरह ड्रेस पहन के अपनी सीक्रेट हॉबी मांगा एंजॉय करते हुए खुद में ही मगन होता है। तभी दोनों उससे टकरा जाती हैं और पूछती हैं कि वो क्या छुपा रहा है और तुरंत उसकी तलाशी लेना शुरू कर देती है। भागने की जगह लौंडा सोचने लगता है कि ये सीन तो मैंने किसी तो रोम-कॉम मांगा में पढ़ा था। थोड़ी देर तलाशी लेने के बाद बुक गिर जाती है और हैरान होकर के सायो बोलती है कि अरे, उसने उसके रूम में भी ऐसा ही कुछ बुक छुपा हुआ देखा था। दोनों लड़कियां तुरंत उसकी रोस्टिंग शुरू कर देती हैं, खास करके अकारी। योनो प्रेजेंट में अभी ये सोच ही रहा होता है कि सुख भरे दिन बीते रे भैया। तभी सायो पीछे से आकर के उसे टीज करने लगती है। वो सजेस्ट करती है कि चलो ऐसे ही दोनों साथ स्कूल चलें, लेकिन योनो सीधा बोलता है कि ये सीन फर्स्ट एपिसोड में हो चुका है। उसके बाद से वो उसे एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की तरह अवॉइड करने लगता है और दिन के एंड तक सायो बिल्कुल मुंह लटका के बैठी होती है।
अकाड़ी आकर के पूछती है कि क्या हुआ, और स्टोरी सुनने के बाद वो सायो को बोलती है थोड़ा बोल्ड बनने के लिए। इस एडवाइस से उत्तेजित होकर के महिला मित्र डिसाइड करती है अपनी फेवरेट सीरीज से सिमिलर एक ड्रामेटिक सीन क्रिएट करने का। उसे पता होता है कि योनो यूजुअली स्कूल के बाद जिम क्लीन करता है, इसीलिए वो इक्विपमेंट रूम में छुप जाती है एक क्लासिकल क्यूट मोमेंट बनाने के लिए। लेकिन योनो को आज क्लासरूम क्लीन करने को बोला जाता है। इधर सायो सोचती है कि इंतहा हो गई इंतजार की, और वहीं सो जाती है। जब रात को उठती है और निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा लॉक्ड होता है। ऊपर से उसने चंदनिया लगा के सोई थी तो उसका फोन भी डेड हो जाता है। मदद के लिए चिल्लाती है पर सिर्फ साइलेंस मिलता है, तो वो गिव अप करके योनो के बारे में सोचने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और योनो हांफते हुए आता है जैसे गली के कुत्ते उसके पीछे पड़े हों। जब सायो पूछती है कि उसे कैसे पता चला, वो बस बोलता है कि मुझे पता था, घर नहीं आई तो तू कुछ बेहुदा हरकत ही कर रही होगी, जैसा वो हमेशा से करती आई है। सायो का दिल एक स्किप ऑफ बीट लेता है और उसके दिमाग में योनो के हमेशा साथ बिताई वो यादें आ जाती हैं। योनो सबको टेक्स्ट करता है कि उसने सायो को ढूंढ लिया है, और सायो कंप्लेन करती है कि उसने आज उसके साथ कितना कोल्ड बिहेव किया। वो जल्दी से एक्सक्यूज बना देता है, लेकिन सच तो ये होता है कि वो एम्बेरेस्ड था क्योंकि उन्होंने उसका सीक्रेट हॉबी जो पकड़ लिया था। सायो इस बात को लाइटली ले लेती है, और जब वो हमेशा की तरह उस पर जंप करने की कोशिश करती है वो मना करता है कि नहीं नहीं ये नहीं, और दोनों फ्लोर पर गिर जाते हैं। वो इस सिचुएशन से बचने की कोशिश करता है, लेकिन सायो उसे पकड़ के अपने मांगा मिशन कंप्लीट करना चाहती थी। योनो सब समझ जाता है और उसका मुंह पकड़ करके अनाड़ी बोलता है। जब सायो खुद को झाड़ती है, योनो मन ही मन खुद को डांटता है कि वो एक अच्छा चांस मिस कर गया। उसे लगता है कि वो दोनों ऑकवर्ड फ्रेंड्स टैग से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तब सायो उसे उसकी सोच से बाहर निकालती है, और योनो डिसाइड करता है कि थोड़ी देर उसके साथ बैठेगा। वो उसके चेहरे पर परेशानी नोटिस करता है, पूछता है क्या बात है। सायो डिनाई करती है और बोलती है कि वो बस थोड़ी देर उसके साथ रहना चाहती है। रिएक्शन देने से पहले ही सीन अचानक स्लॉपी टॉपी होने लगता है, और योनो सोचता है कि क्या यहीं से उसकी लॉन्ग जर्नी की शुरुआत होनी है। ऊपर से सायो भी साई एक्ट करने लगती है, तो योनो बोलता है कि वो अपनी बेहुदी हरकतें पर वापस आ जाए, ये सब उसे शोभा नहीं देता। पर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके शोल्डर पर सर टिका लेती है, ये बोलते हुए कि आज नहा के आए हो क्या। ये सब अब योनो को मिनी हार्ट अटैक देने वाला होता है, और उसे लगने लगता है कि शायद वो उसे पसंद करती है। सायो फिर बोलती है कि ये काफी रिलैक्सिंग लग रहा है, और उसे हग कर लेती है। लेकिन उनका ये स्वीट मोमेंट तब बर्बाद हो जाता है जब अकाड़ी अंदर घुस करके लाइट्स ऑन कर देती है। वो सायो को गले लगाकर कहती है कि वो कितनी चिंता में थी, और फिर योनो को डांटने लगती है कि उसने बताया क्यों नहीं। योनो कहता है कि अबे पागल वागल है क्या, जब देखो तब डांटती रहती है, देखो मैसेज किया है कि नहीं मैंने। अकाड़ी अपना फोन चेक करती है और देखती है कि उसने सही में पहले ही टेक्स्ट भेज दिया था। फिर भी वो पूछती है कि ये बताओ दोनों पूरे 20 मिनट तक अकेले क्या कर रहे थे। सायो जानती है कि अब क्लास लगने वाली है, तो रेस्ट रूम का बहाना बना के निकल लेती है। उसके जाते ही अकाड़ी सीधा योनो से पूछती है कि क्या उसे सायो पसंद है। योनो एक्सप्लेन करता है कि वो उसे एक फैमिली मेंबर की तरह पसंद करता है। अकाड़ी के इंसिस्ट करने के बावजूद भी वो अभी किसी भी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट से डिनाई कर देता है। रात को योनो बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है क्योंकि सायो की वो कही बातें उसके कान में अभी तक सुनाई दे रही थी। अगले दिन वो सायो से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी समर यूनिफॉर्म में खूबसूरती देख करके वो उसे इग्नोर नहीं कर पाता। जब सायो उसे देखते हुए नोटिस कर लेती है, वो घबरा करके ऑकवर्डली उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। स्कूल जाते हुए योनो सायो की खूबसूरती के बारे में ही सोचता रहता है। खुद को रिलैक्स रखने के लिए वो जिम वाली बात छेड़ता है, लेकिन सायो तुरंत भाग जाती है, उसे और ज्यादा सोच में अब डाल करके। वो फिर से अपने ही इमेजिनेशन में खो जाता है। तभी पीछे से अकाड़ी आ जाती है और कहती है कि ज्यादा जवानी फूट रहा है क्या, उसके बारे में क्रीपी थॉट्स आ रहे हैं ना। और जब योनो उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो गुस्सा हो जाती है। ये सब अब उसे सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद अकाड़ी भी उसे पसंद करती है। ये थॉट उसे फिर से एक क्रेजी मांगा फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाती है। स्कूल में सायो में भी वो आग लगने से पहले का तेज धुआं उठ रहा होता है और वो योनो से बच रही होती है। अकाड़ी नोटिस करती है और समझ जाती है कि वही रीजन होगा जिससे वो घबरा जाती है। फिर भी वो पूछती है कि कल जिम में उनके बीच कुछ हुआ था क्या। उधर योनो बाथरूम में मेन कैरेक्टर बन करके थोड़ा खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर सके। तभी निकलते हुए उसे उसका नाम किसी को लेते सुन लेता है। बदकिस्मती से वो तब सायो को बोलते हुए सुन लेता है कि वो कभी भी उसके साथ रोमकॉम में नहीं जा सकती। यहाँ योनो का सारा प्राइड एक पल में टूट जाता है और वो तुरंत वहाँ से हट जाता है ताकि अपनी थोड़ी बहुत बची हुई इज्जत भी कहीं ना खो दे। सायो उसके पीछे भागती है, लेकिन वो कहता है कि हाँ वो ठीक ही तो कह रही थी। मुस्कुराने की कोशिश करता है पर आंखें भी यहाँ पर उसका साथ नहीं देती।
फिर वो आंसुओं के साथ भाग जाता है, ये रियलाइज करते हुए कि अपने दुखों का वो खुद ही जिम्मेदार है, सब बस उसकी इमेजिनेशन भर थी। सायो को भी बुरा लगता है क्योंकि चीजें अब सही में सीरियस होने लगी हैं। अकारी को ये पूरा केओस देख करके अजीब सी फीलिंग होती है, खुशी के साथ एक गुस्से का मिक्सचर। रात को अकारी अभी भी योनो और सायो के किए ड्रामे से अनॉयड होती है। वो नहा के बाहर निकलती है और इसी समय योनो उसके रूम में आया था, जिससे उसे फिर से एक पंच पड़ता है। पता चलता है कि उसके फैमिली वाले साथ में उनकी फैमिली के साथ ड्रिंकिंग पार्टी करने आए हुए हैं। थोड़ी देर बाद अकारी बाहर आती है और योनो उसे देखने आता है। वो पहले के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन अकारी तो उसे यूजुअल कोल्ड टोन में ही रिप्लाई करती है। योनो जाने बढ़ता है कि जब देखो तब डांटती रहती है। अकारी उसे तभी रोक लेती है और पूछती है कि क्या उसे अभी भी वो प्रॉमिस याद है जो उन्होंने किया था। योनो बात को टाल देता है और उसे चिढ़ाता है कि कैसे वो बचपन में अंधेरे से डरती थी तो दोनों को साथ में बाथरूम तक घसीट के ले जाती थी। अकारी अब उन बातों का मजाक बनाने के लिए मना करती है और तभी उसे वो बात याद आती है जब एक बार योनो ने उसे कभी छोड़कर न जाने की कसम खाई थी। उसे लगता है कि शायद वो भूल गया होगा, पर योनो कंफर्म करता है कि उसे सब याद है। अकारी फिर सीधा पूछ लेती है तो वो कब उसे शादी कर रहा है ताकि वो हमेशा साथ रह सके। योनो का दिमाग कुछ समझ पाए उससे पहले ही अकारी हंस के बोल देती है कि वो बस जोक था। बिल्कुल उसी वक्त सायो नशे की हालत में लड़खड़ाती हुई आ जाती है। पीछे उसकी मॉम होती हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि इसे बिना पिए ही सिर्फ महक से ही चढ़ गया है। अपनी इस पियक्कड़ हालत में सायो योनो के लाल पड़ गए चेहरे पर मजाक बनाती है, जिससे वो पूरा घबरा जाता है। तभी अकारी पीछे से उसे थपकी देती है और दोनों फिर से हमेशा की तरह झगड़ा शुरू कर देते हैं। अगले दिन योनो पार्क में शांति से टाइम एंजॉय कर रहा होता है, पर कुछ बच्चों को साथ खेलता देख उसे सायो और अकारी फिर से याद आ जाती हैं और बस उसका ये दिन पीसफुली होने से पहले ही वही रोमकॉम वाले थॉट से भर जाता है। तभी एक खूबसूरत लड़की उसे ऐसे घूरने लगती है जैसे उसने उसके बच्चे मार के खा गया हो। वो उसे फॉलो भी करती रहती है और अचानक से उसका चेहरा पकड़ लेती है, जैसे उसकी कितनी जिंदगी बची है ये चेक कर रही हो। योनो को भी लगता है कि इसे कहीं तो देखा है और लड़की क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठती है जब वो उसे पहचान लेती है। थोड़ी देर बाद योनो को समझ आता है कि वो उसकी तीसरी चाइल्डहुड फ्रेंड रूना है। वो उससे 1 साल छोटी है और 5 साल पहले शहर छोड़ करके चली गई थी। योनो को अपनी मॉम से पता चलता है कि रूना उसके स्कूल में एडमिशन लेने वाली है और उनके साथ ही रहेगी। योनो अब डिस्टर्ब हो जाता है, सोचता है कि कहीं ये रूममेट्स टू लवर वाला सीन न बन जाए। रूना काफी मुंहफट लड़की है। अपना सामान निकालते हुए योनो को बताती है कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कितनी एक्साइटेड है। योनो मुश्किल से अपना बिग ब्रदर मोड मेंटेन करता है, खास करके जब रूना भारी बॉक्स उठाते हुए स्लिप कर जाती है। अनपैकिंग के बाद रूना अचानक बोल देती है कि वो योनो को पसंद करती है। वो उसके सर पर हाथ रख के पपी की तरह थपकी देते हुए थैंक्स बोलता है और कहता है इवन आई लाइक यू टू। रूना क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है कि वो रोमांटिक वे में बोल रही है, लेकिन तभी सायो और अकारी रूम में घुस आती हैं और उसका वार्मली वेलकम करती हैं। रूना सायो और अकारी को देख करके उनके लड़के फंसाने के एसेट्स नोटिस करती है कि हाउ बिग दिस आर। उधर योनो अपने हार्मोन्स को शांत रखने के लिए ठंडी शावर ले रहा होता है, पर वो सोचता है कि अब रूना के कहने का क्या मतलब था। रूना सायो और अकारी को कॉम्प्लीमेंट देती है कि इन 5 सालों में वो कितनी खूबसूरत हो गई है और बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे योनो पसंद है। दोनों हंस के टाल देती हैं, सोच करके कि वो भाई बहन के रिश्ते से बोल रही होगी, लेकिन शॉक्ड तब लगता है जब रूना बोल देती है कि वो उसके साथ बेड में रोल करना चाहती है। ये कह करके वो शावर लेने भाग जाती है और सायो और अकारी उसकी बात को डाइजेस्ट करने के लिए बाहर से हजमोला लेके आने की बात करती है। बाद में रूना योनो के रूम जाती है जहाँ सायो और अकारी पहले से ही बैठी होती है। उसकी डायरेक्ट कन्फेशन और बोल्डनेस से दोनों को डाउट हो जाता है कि वो योनो पर लाइन मार सकती है, इसलिए वो पहले से ही प्रिकॉशन ले चुकी होती है। फिर भी रूना उठ करके योनो की गोद में बैठ जाती है और बोलती है कि वो उसके बाल ट्राई करे। वो ये भी डिक्लेयर करती है कि वो चाहती है योनो उसका अच्छे से ध्यान रखे और योनो यहाँ सांस तक नहीं ले पा रहा था। सायो और अकारी तुरंत रूना को खींच लेती हैं, बोलते हुए कि यहाँ बैठ, पता नहीं तुझे क्या, वो तेरे बाल खराब कर देगा। बाद में जब वो उसके बाल ठीक कर देती हैं, दोनों लड़कियां रूना को कुर्सी पर लिटरली पकड़ के बैठा देती हैं ताकि वो उछल उछल के उसके पास न जाए। लड़कियों को बातें करते देखकर योनो को रिलीफ मिलता है कि अच्छा है कि सायो और अकारी यहाँ है। जैसे ही वो रिलैक्स करना चाहता है, रूना टेबल के नीचे से उसके साथ फुटेज शुरू कर देती है। योनो उसका पैर पकड़ लेता है कि ये क्या चीज है, जिससे रूना हंस पड़ती है। उसकी हंसी और योनो का हैरान चेहरा देख करके दोनों सोचती हैं चल क्या रहा है, और वो टेबल के नीचे देख करके योनो को फिर से गंदी नजर से देखती है, जिस पर योनो चिल्ला करके अपनी सफाई देता है। पर अकारी तो उसे डांटती है, चाहे वो सिचुएशन को कितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों न करे। पर सायो समझ जाती है कि शुरुआत रूना नहीं की होगी और उसे उसका टैक्टिक्स थोड़ा इम्प्रेसिव भी लगता है। वो जेलस फील करती है क्योंकि रूना उससे बिल्कुल अलग ही है इन मामलों में
और वो खुद को डरपोक लूजर समझती है। इससे पहले कोई कुछ बोले, रूना योनो के और पास आकर के बोलती है कि वो उसे प्राइवेटली ट्यूटरिंग चाहती है। योनो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है जब उसकी नजर रूना पर टिक जाती है। सायो और अकारी तुरंत बीच में कूदकर बोलती हैं कि वो रूना को पढ़ाएंगे, इसे कुछ नहीं आता, हम मास्टर हैं मास्टर। रूना उन्हें इग्नोर करके योनो के सामने बैठ जाती है, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। ऊपर से वो अचानक बोल देती है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और बेवकूफ योनो बस उसे थैंक यू बोलता है, उसे लिटिल सिस्टर की तरह ट्रीट करते हुए। हार न मानते हुए रूना और पास आ जाती है और सीधा योनो की बाहों में गिर जाती है। योनो का दिमाग ऑलरेडी रोम कॉम सीन लिखना शुरू कर देता है, लेकिन तभी देखता है कि वो बस सो गई है। सायो और अकारी को रिलीफ मिलता है क्योंकि उन्हें तो लगा था कि वो बस किसी ही करने वाली है। बाद में जब दोनों लड़कियां उसे सोते हुए देखती हैं, हैरान हो जाती हैं जब रूना नींद में योनो का नाम ले रही थी। सायो को लगता है प्रोग्रेस अगर इतना फास्ट हुआ तो कहीं रूना और योनो दोनों डेटिंग ना शुरू कर दें। वहीं अकारी खुद को समझाती रहती है कि इनके बीच एज गैप जरूर रुकावट बनेगा। दूसरी तरफ योनो परेशान हो रहा है सोच करके कि क्या ये उसके लिए अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ रोमकॉम में आने का एक सॉलिड चांस हो सकता है। अगले दिन रूना प्यार से योनो को जगाती है और उसके लिए टेस्टी ब्रेकफास्ट भी बनाती है। वो बताती है कि वो एक अच्छी वाइफ बनने की प्रैक्टिस कर रही है और योनो उसकी तारीफ करता है कि हाँ अच्छी बात है, वरना बदनामी हमारी ही होगी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में योनो अपने दिमाग में तैयारी करता है कि वो रूना के लिए एक अच्छा बिग ब्रदर बनेगा, लेकिन रूना अचानक पीछे से उसे हग कर लेती है और उसे कहीं घूमने चलने के लिए कहती है। हैरान होने के बाद भी योनो शांत रह करके उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो घुमा लाता हूँ। बाद में वो पार्क जाते हैं जहाँ रूना अपनी ज्यादा क्यूट होने की वजह से सबका ध्यान खींच लेती है। योनो पूरी कोशिश करता है एक बिग ब्रदर के नाते उसका ख्याल रखे, लेकिन रूना का बेबाक अंदाज उसे दीवाना बना रहा था। थोड़ी देर बाद रूना एक जख्मी लड़के की मदद करने दौड़ती है जब तक उसकी माँ उसे लेने नहीं आ जाती। उनके जाने के बाद योनो रूना की तारीफ करता है कि उसने कितनी आसानी से सिचुएशन संभाल लिया। रूना बताती है कि उसने ये इसलिए सीखा क्योंकि जब वो अनाड़ी थी तब सब लोग उसका ख्याल रखते थे। योनो हैरान होता है जान करके कि उसका एम डॉक्टर बनने का है। रूना उसे हैरान देख करके कहती है, क्यों डाउट है तुम्हें? शायद पता नहीं कि मैं पढ़ने में भी उतनी ही तेज हूँ। उसकी मैच्योर बातें सुन करके योनो को लगता है कि वो अब छोटी अनाड़ी लड़की नहीं रही और उसे थोड़ा बुरा लगता है कि वो उसे अब तक एक बच्ची की तरह ट्रीट करता रहा। फिर उसे उसका कन्फेशन याद आता है और वो सोचता है कि क्या वो सच में उसे रोमांटिकली पसंद करती है। तभी सायो और अकारी बिन बुलाए बाराती बन के आ जाती हैं। अकारी तुरंत से योनो को डांटती है कि रूना के बारे में क्रीपी सोच न रखे। फिर वो सभी उसे सड़े हुए आलू की तरह अकेला छोड़ करके अपनी मस्ती करने चली जाती हैं और यहाँ वो रूना को अपने प्यार में पागल इमेजिन करने लगता है। अबे होश में आजा लाडले, रियलिटी में सिर्फ औरतों, बच्चों और कुत्तों को ही अनकंडीशनल लव मिलता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। अकारी चुपचाप योनो का पीछा करती है ये जानने के लिए कि क्या उसके रूना के लिए फीलिंग्स हैं। जब योनो उसे छुपते हुए देख लेता है, अकारी बहाना बनाती है कि मैं ये ब्रेड खरीदने आई हूँ। योनो उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो ब्रेड बहुत ही ज्यादा तीखी होती है, लेकिन वो नहीं मानती और पेमेंट कर देती है। योनो उसे ब्रेड ना खाने के लिए समझाता है, लेकिन वो फिर भी एक बाइट ले लेती है और ज्यादा तीखा होने के बावजूद भी पूरा खा जाती है। ब्रेड खाने के बाद उसे एहसास होता है कि वो पूरे टाइम तीखा होने की वजह से योनो का हाथ पकड़े हुए थी और शर्मा जाती है। वो यहाँ चीख चीख करके बोलना चाहती थी कि बहुत तीता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसलिए कूल बनने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो बेहोश हो जाती है और योनो ये देख करके 112 पर कॉल करता है। एग्जाम्स के बाद अकारी और सायो समर ब्रेक के लिए एक्साइटेड होती हैं, लेकिन योनो अपनी बढ़ती फीलिंग्स की वजह से उनके साथ एक्साइटमेंट शेयर नहीं करना चाहता था। हालात और खराब हो जाती हैं जब वो देखता है कि रूना ने एग्जाम्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाई है, जिससे उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है। वो डिसाइड करता है कि रोमांस के बारे में सोचना बंद करके पढ़ाई पर ध्यान देगा। कुछ दिन बाद भी योनो अपने रूम में बंद होकर के पढ़ रहा होता है और सभी लड़कियां उसके लिए चिंता करती हैं। अकारी उनसे कहती है कि चिंता ना करे और उसके बिना ही हमें समर हॉलिडेज की तैयारी करनी चाहिए। वो अपनी बात तुरंत वापस ले लेती है जब रूना सीधा पूछ लेती है कि क्या वो योनो को मिस करेगी। बाद में लड़कियां योनो का मूड ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब काम नहीं बनता तो उसे साथ में समर प्लान्स बनाने के लिए तंग करती हैं। अकारी योनो के खराब मार्क्स का मजाक उड़ाती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। बात बदलने लगती है तब सायो बीच में आकर के सिचुएशन संभालती है और लड़कियों को नया प्लान बताती है। वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करती हैं, लेकिन जब योनो को याद आता है कि वो सायो और अकारी के कंपैरिजन में कितना बेकार महसूस करता था, वो और ज्यादा पढ़ाई करने का डिसाइड करता है। तभी लड़कियां अपने स्टनिंग स्विम सूट में आ जाती हैं और योनो का सारा तपस्या भंग कर देती हैं।
और वो फाइनली समर प्लान्स के लिए मान जाता है। बीच सिलेक्ट करते वक्त योनो अपना रिजल्ट दिखाता है और लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उनके तो इतने मिला के भी नहीं आए हैं। उनके रिएक्शन देखकर योनो उनसे उनके रिजल्ट्स पूछता है और पता चलता है कि सायो तो एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गई है। थोड़ा अब कम बेकार महसूस करते हुए योनो कहता है कि उन्हें हॉलीडेज में उसके साथ पढ़ाई करनी चाहिए। उस दिन बाद में योनो बाथ में रिलैक्स करता है और हॉलीडेज सायो, अकारी और रूना के साथ बिताने का सोचता है। तभी उसे लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जो बाथरूम यूज करने वाली होती हैं। अब नॉर्मल इंसान अपनी प्रेजेंस बताता पर ये तो टब के अंदर छुप जाता है। पता चलता है कि लड़कियां रूना के साथ पजामा पार्टी की बात करती हुई आ रही हैं। योनो अपनी जान बचाने में स्ट्रगल करता है क्योंकि वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य पर चर्चा शुरू कर देती हैं और योनो के बारे में भी बोलती हैं कि अगर वो भी लड़की होता तो उसे भी साथ में घसीट लाते हैं और जोर जोर से हंसने लगती हैं। हंसने के बीच में टब थोड़ा सा सरक जाता है और योनो पैनिक कर जाता है। वो जल्दी से कवर वापस खींच लेता है लेकिन रूना बाथरूम में स्पेस ना होने की वजह से टब में घुसने का डिसाइड करती है। अब योनो खुद को टब के बिल्कुल कोने में घुसा लेता है जिससे कोई उसे ना देख पाए। उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है क्योंकि सायो भी अब टब में एंटर करने का सोचती है, लेकिन रूना टाइम पर अकारी और सायो से एक सवाल पूछ करके सिचुएशन संभाल लेती है। वो सोचती है कि क्या योनो के दिल में भी उन दोनों के लिए फीलिंग्स हो सकती है क्योंकि वो लोग इतना टाइम साथ में बिताते हैं। सायो और अकारी तुरंत मना कर देती हैं और रूना को एश्योर करती हैं कि वो सिर्फ उनका चाइल्डहुड फ्रेंड है। अकारी ये भी ऐड करती है कि उसे तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो उसके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स भी रखे। सबको सरप्राइज करते हुए रूना सीधा बोल देती है कि अगर योनो के दिल में उसके लिए फीलिंग्स बन जाए तो उसे काफी खुशी होगी। थोड़ा सोचने के बाद सायो भी मान लेती है कि देखा जाए तो उसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन अकारी अभी भी जिद्दी बनी रहती है और एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। इसके बाद अकारी और बाकी लड़कियां चली जाती हैं और योनो तुरंत कवर के नीचे से बाहर आ जाता है। जब वो निकलकर अभी अभी हुई लड़कियों की बातों पर ही सोच रहा होता है तभी रूना वापस आती है कुछ लेने के लिए। योनो घबराकर एक्सप्लेन करने लगता है लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि रूना को पहले से ही पता था कि वो टब में छुपा हुआ है। ऊपर से वो उसे हल्की सी टीजिंग भी कर देती है उसके शरीर के तिल के बारे में बता के। फिर वो योनो से कहती है कि उसे जिम्मेदारी लेने से डरना नहीं चाहिए और योनो वहीं का वहीं हैरान खड़ा रह जाता है। वो सोचता है कि क्या ये समर ब्रेक उसके रोमकॉम ड्रीम्स को सच कर पाएगा। समर ब्रेक के स्टार्ट में सायो और योनो लाइब्रेरी जाते हैं पढ़ाई के लिए। रास्ते में योनो बताता है कि अकारी और रूना के ऑलरेडी दूसरे प्लान्स हैं, इसलिए आज सिर्फ वो दोनों साथ में पढ़ने वाले हैं। लाइब्रेरी में बैठते ही सायो फुल फोकस के साथ पढ़ाई शुरू कर देती है जबकि योनो के लिए कंसंट्रेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। उनका प्लान था कुछ दिन पढ़ाई करके फिर बीच जाया जाएगा और योनो को लगा था कि वो मैनेज कर लेगा, लेकिन सायो के इतना पास बैठने से वो जितना सोचा था उससे ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। दिन के एंड तक योनो मेंटली थक जाता है और बिल्कुल ड्रेन फील करता है जबकि सायो अभी भी फुल एनर्जी में होती है। वो एक्साइटेड होकर के योनो को अपना टास्क दिखाती है जो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा देता है। सायो को अपने साथ इतना कंफर्टेबल देख करके योनो सोचने लगता है कि शायद सायो उसे अभी भी वही बचपन का कमजोर सिंपल लड़का ही समझती है। वो सोचता है कि अगर उसे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चले तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। वो तभी खुद को संभालता है और उसके वर्क बुक में कुछ मिस्टेक्स पॉइंट आउट करता है। जब सायो का काम अभी भी कंप्लीट नहीं होता तो योनो मजाक में बीच प्लान कैंसिल करने की बात करता है, लेकिन सायो इस पर आर्ग्यू करने लगती है। फिर वो थोड़ी साई होने लगती है और इनडायरेक्टली हिंट देती है कि वो उसके साथ थोड़ा अकेला टाइम बिताना चाहती है, लेकिन योनो समझ ही नहीं पाता। वो कामली बोल देता है कि वो लोग तो हर साल साथ में ही टाइम बिताएंगे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं। इस जवाब से सायो सेटिस्फाइड नहीं होती और योनो से पूछती है कि अगर उसे गर्लफ्रेंड मिल जाए तो क्या तब भी उनके बीच कुछ नहीं बदलेगा। थोड़ा सरप्राइज होने के बाद भी योनो कॉन्फिडेंटली बोलता है कि हाँ, कुछ भी नहीं बदलेगा। वो ये भी ऐड करता है कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमेशा एंड तक फ्रेंड्स ही रहते हैं। तभी योनो को शौक लगता है जब सायो अचानक पूछती है कि अगर वो उसे डेट के लिए पूछे तो उसे कैसा लगेगा। एक बार फिर योनो सोचने लगता है कि क्या ये किसी क्लासिकल चाइल्डहुड रोमकॉम का स्टार्ट है या फिर मजाक कर रही है। अगले दिन योनो लड़कियों के साथ बीच पर जाता है लेकिन वो खुद को उनसे दूर ही रखता है। ये नॉर्मली चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ प्यार में पड़ने का परफेक्ट सेटअप होता है, लेकिन योनो डरता है कि अगर उसने ज्यादा ध्यान दिया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। सायो और रूना उसे इग्नोर करने नहीं देती हैं और उसके साथ आने के लिए इंसिस्ट करती रहती हैं, जबकि अकारी थोड़ा दूर से सब ऑब्जर्व करती रहती है, इस बात से जेलस फील करती हुई कि वो योनो के साथ क्यों इतनी फ्रेंडली नहीं रह पाती। उनकी हरकतों से योनो का अब दिमाग घूम जाता है और वो उन्हें अब बस करने को कहता है। सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाती है जब सायो उससे सनस्क्रीन लगाने में हेल्प मांगती है और रूना भी बिना ज्यादा सोचे उसकी हेल्प करने लगती है। सायो और रूना पूरी तरह से उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं, जबकि अकारी खुद को बैकग्राउंड कैरेक्टर महसूस करती है। योनो खुद को शांत करने की कोशिश करता है और उस मनहूस पल को कोसता है जब उसने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रोमकॉम के सपने देखे थे। आखिरकार अकारी हिम्मत जोड़ करके योनो से वॉलीबॉल खेलने को कहती है, लेकिन वो उसका सीरियस सा फेस देख करके गुस्सा हो जाती है और उसे डांट देती है जो सबका मूड खराब कर रहा है।
गुस्से में वो गलती से उसे पानी में धक्का दे देती है और वहीं योनो समझ गया कि वो उन्हें अवॉइड कर ही नहीं सकता। लड़कियां तुरंत उसे बाहर खींच लेती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद योनो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। दिन के बाकी टाइम में योनो बिल्कुल मेंटली थक जाता है। घर जाते वक्त अकारी और योनो के यूजुअल बहस करने की वजह से बस छूट जाती है, जबकि सायो और रूना बस में ही सो जाती हैं, उनकी एब्सेंस से बिल्कुल अनजान। अब ये पूरी सिचुएशन अकारी को और भी ज्यादा चिड़चिड़ा बना देता है और योनो को लगने लगता है कि शायद अकारी उसे बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। फिर दोनों फैसला करते हैं कि पास के शहर तक पैदल चलते हैं और अकारी खुद को योनो के साथ अकेला टाइम बिताने के बारे में सोचने से रोक नहीं पाती। वो चाहती है कि इस मौके का यूज करके योनो के साथ थोड़ी प्रोग्रेस करे, जैसे सायो और रूना ने किया था। लेकिन बदकिस्मती से उसकी हिम्मत ऑस्ट्रिच जैसी होती है, जो सिर्फ खतरा महसूस होने पर ही एक्शन लेता है। तभी एक बिल्ली उसे डरा देती है और वो अचानक योनो का हाथ पकड़ लेती है, फिर तुरंत छोड़कर बोलती है कि योनो से चिपक रहा है। रात होते होते टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं और एक दूसरे से ज्यादा हिम्मत दिखाने की कंपटीशन करते रहते हैं। बाहर से अकारी बहादुर बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो काफी डरी हुई होती है। वो योनो का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हिम्मत साथ नहीं देती। तभी योनो को अचानक छींक आ जाती है और अकारी इतनी डर जाती है कि गिर ही पड़ती है। और जब योनो उसे उड़ने में मदद ऑफर करता है, अकारी मना कर देती है कि वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन है। तब योनो सिचुएशन अपने हाथ में लेता है। उसके बकबक करते रहने के बाद भी वो अकारी को अपनी पीठ पर उठा लेता है और बोलता है कि पहले वो ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि तब वो अपनी प्रॉब्लम्स खुल करके बोला करती थी, जो अकारी को और गुस्सा दिला देता है। और वो कहती है कि वही था जो उसके साथ बढ़ती उम्र के साथ रूड होता गया। योनो मानता है कि वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक लड़के की कांस्टेंट प्रेजेंस से कोई उसे गलत लड़की समझे। थोड़ी देर बाद वो पास के शहर पहुंच जाते हैं और योनो अपनी परेशान फैमिली को कॉल करके आश्वासन दिलाता है। कॉल के बाद वो अकारी को बताता है कि उनकी मॉम ने पास के एक होटल में उन दोनों के लिए रूम बुक कर दिया है। होटल तक बाकी रास्ते में अकारी बिल्कुल चुप रहती है, जो योनो को अब अनकंफर्टेबल फील करवा रहा था। और ऊपर से उनकी मॉम ने सिर्फ एक ही रूम बुक किया होता है। योनो दूसरा रूम लेने की बात करता है, लेकिन अकारी अचानक उसका हाथ पकड़ बोलती है कि वो उसके साथ ही रहना चाहती है। योनो हंसी में उड़ा देता है कि हाँ, मुझे तो पता ही था कि तुम भूतों से डरती हो। लेकिन अकारी सिर्फ यहाँ उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलती है और बताती है कि इस चीज से उसे याद आता है कि कैसे योनो पहले उसका ख्याल रखा करता था, जो योनो को और कंफ्यूज कर देता है। बाद में नहाते वक्त योनो अकारी के बिहेवियर में अचानक बदलाव के बारे में सोचता रहता है। आमतौर पर वो उसे अब तक कई बार टीज कर चुकी होती है, लेकिन आज उसका सॉफ्ट बिहेवियर उसे अजीब लगता है। वो यहाँ तक सोच लेता है कि कहीं वो उसके लिए नीले ड्रम का तो इंतजाम नहीं कर रही। नहाकर बाहर आने पे योनो अकारी को शांति से उसका वेट करते हुए देखता है, जो उसकी शंका को और बढ़ा देता है। डिनर के दौरान योनो बात करके उसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई आइडिया ही नहीं लगता कि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो अकारी के इमोशंस के डेंजरस माइंड फील्ड पर चल रहा हो। एक गलत स्टेप और गेम ओवर। अपना दिमाग शांत रखने की कोशिश में योनो गलती से अपने हाथ पर गर्म चाय गिरा लेता है, लेकिन जैसे ही अकारी प्यार से भागकर उसके पास आती है, वो दर्द ही भूल जाता है। अकारी उसे जेंटली बोलती है कि बाथरूम में ठंडा पानी लगा ले और गिरी हुई चाय साफ करने का ऑफर भी करती है। ये पूरा सीन योनो को और ज्यादा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि अकारी कभी भी उसके साथ इतनी कोऑपरेटिव नहीं होती। डिनर के बाद दोनों सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन योनो रिस्क नहीं लेना चाहता था कि ना, जिंदगी रही तो बहुत रोम-कॉम मिलेंगे, और अपना मैट्रेस उससे दूर कर लेता है। अंदर ही अंदर वो खुद को अकारी के बारे में बेकार रोम-कॉम फैंटेसी सोचने से रोकने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद अकारी लाइट बंद कर देती है और योनो के लिए हैरानी की बात यह होती है कि वो उसके पास आकर के चिपक जाती है और कहती है कि वो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करने का ना सोचे। फिर वो धीरे से बोलती है कि योनो फिर से पहले जैसा बन जाए, जब वो दोनों दूर नहीं हुआ करते थे। अकारी हैरान रह जाती है जब योनो अचानक उसे गले लगा लेता है और उसकी बात मान लेने का प्रॉमिस करता है। इस रोमांटिक मोमेंट में अकारी को याद आता है कि वो पहले कितना क्लोज हुआ करते थे और वो अचानक योनो से कह देती है कि वो उससे प्यार करती है। उसके सो जाने के बाद योनो सोचता रहता है कि क्या उसने सही सुना या फिर ये सब सिर्फ उसका इमेजिनेशन था। ये सब उसका दिमाग और ज्यादा घुमा देता है। अगले दिन योनो अकारी की कन्फेशन को बार बार याद करता है, पर होटल वाली रात के बाद से उसकी कोल्ड एटीट्यूड फिर से लौट आई थी, तो उसका दिमाग मान ही नहीं रहा था कि वो सब सच था। रूना आती है और उसे रियलिटी में खींचती है। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने बोलती है, पर योनो कहता है कि जाओ बे, अभी दिमाग खराब मत करो। जाते जाते वो कह देती है कि तुम्हें तो लड़कियों के दिल की समझ बिल्कुल ही नहीं है। तुरंत से योनो इंटरेस्टेड होकर कहता है, अब मुझसे इस टॉपिक पर बात करो। उधर अकारी अपनी कन्फेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही और बेसबॉल बैट लेकर के योनो के आने का वेट कर रही थी ताकि उसकी यादाश्त मिटा दे। वो उसके कमरे में झांकती है और सुनती है कि योनो रूना से होटल वाली बात पर एडवाइस मांग रहा है। योनो बोलता है कि ये एक फ्रेंड की बात है,
पर अकारी डरती है कि रूना सब समझ जाएगी। रूना बोलती है कि अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ तो फिर तो उस लड़के में जरूर कोई कमी रही होगी। योनो का रोम-कॉम सपना टूट जाता है, पर अकारी को उसका ये आंसर बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि अभी वो उस लेवल तक सोच ही नहीं पा रही। जब योनो बोलता है तो क्या लड़की सिर्फ हमेशा उसे घूरती रहती है जिसमें कमी होगी? रूना तुरंत अपना आंसर बदल लेती है, बोलती है तो वो सुंदर हो सकती है और ऐसी लड़की को एग्रेसिवली परस्यू करो तो तुरंत प्यार करेगी। वो ये भी बोलती है कि जब वो लड़का इतना नोटिस करता है तो शायद वो भी उस लड़की को पसंद करता होगा और योनो मान लेता है, जिससे अकारी शॉक्ड में गिरने ही वाली होती है। दोनों उसे देख लेते हैं, वो रूड बन के बात टाल देती है पर गिर जाती है और योनो उसे बचा लेता है। फिर भी वो उसे लूजर बोल करके चली जाती है। रूना समझ जाती है कि बात उन दोनों की ही थी और गुस्से में वो भी चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ मॉल में आकर के अकारी फायरवर्क्स किस वाली मिथ सुनती है। पहले तो फालतू बोलती है पर एक प्रोडक्ट ट्राई करने वाली होती है। तभी सायो और रूना आ जाते हैं। रूना बोल देती है कि वो योनो के साथ ट्राई करेगी, जिससे दोनों शर्मा जाते हैं। युताका खरीदते वक्त अकारी को लगता है कि सायो भी योनो को पसंद करती है। हेयर पिन लेने जाती है पर सायो पहले ले लेती है, बोलती है कि ये उसके ड्रेस से मैच कर रहा है। अकारी मान लेती है पर अंदर से अच्छा नहीं फील करती क्योंकि वो दोनों हमेशा से चीजें शेयर किया करती थी। बाद में सायो अकेली में बोलती है कि वो ग्रुप की जगह योनो के साथ अकेली फायरवर्क्स देखेगी और किस वाली मिथ ट्राई करेगी। अकारी कूल बनने की एक्टिंग करती है पर मान लेती है कि उसे भी योनो पसंद है और वो भी उसके साथ फायरवर्क्स देखना चाहती है। दोनों अब एक फेयर कंपटीशन का प्रॉमिस करते हैं। रात में फेस्टिवल में योनो के साथ जाते हैं। सायो हिम्मत जोड़ने की कोशिश करती है पर पहले तो फेल हो चुकी होती है। तब योनो अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, जल्दी चलने को कहता है और वो शर्मा जाती है। फिर वो पूछने जाती है पर योनो मूड खराब कर देता है। अकारी अब ट्राई करने वाली होती है पर उसका शक्ल देखते ही लड़ने वाला कीड़ा अपने आप निकल आता है। सायो उसे हक करती है और दोनों प्लान बनाती हैं कि फायरवर्क्स से पहले बात करना होगा, पर कौन पहले बोले इस पर लड़ते रहते हैं। तभी योनो आकर के उन्हें फेस्टिवल एंजॉय करने बोलता है। उसकी अजीब एनर्जी देख करके वो कंफ्यूज हो जाती हैं। असल में उनकी अजीब हरकतों से मेंटली योनो कंफ्यूज होता है और ये सब क्या हो रहा है फेस करने की जगह खाना ठूसने लगता है, जो देख लड़कियां हंस पड़ती हैं। फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले होते हैं तो सायो बोलने जाती है पर योनो समझता है कि उसे भूख लगी है तो उसे भी खाना देता है। अकारी बोलने जाती है तो वो सोचता है कि वो दोनों बिना उसके एंजॉय करना चाहती हैं और उन्हें छोड़कर जाने बढ़ता है। तभी फायरवर्क्स शुरू होने का अनाउंसमेंट होता है। दोनों लड़कियां योनो से एक साथ कहती हैं कि वो उसके साथ अकेले में फायरवर्क्स देखना चाहती हैं और दोनों दो डायरेक्शन में निकल लेती हैं। योनो फ्लस्टर्ड हो जाता है, सोच में उलझने लगता है। उसका दिमाग बचपन में जाता है जहां वो बिना किसी प्रेशर के साथ में सबके आराम से फायरवर्क्स देखता था, लेकिन अब वो उसे प्रैक्टिकली मजबूर कर रही हैं कि वो एक को चूज करे। उसे लगता है कि ये बस उनका एक और यूजुअल प्रैंक होगा, इसलिए वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग और ज्यादा ओवरथिंक करने लगा था। अचानक वो सुनता है अकारी की तेज चीखें और तुरंत उस कोने की तरफ भागता है जहाँ वो उसका वेट कर रही होती है। वो सोच में उलझ जाती है कि वो योनो का सामना कैसे करे बिना खुद को एम्बेरसिंग बनाए। वो उसके आने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रही थी और फायरवर्क्स के नीचे किस करने वाले लेजेंड का फायदा उठाना चाहती थी। वो मास्क के साथ प्रैक्टिस भी करती है और योनो चुपचाप पूरा ये ऑकवर्ड मोमेंट देख रहा होता है। अकारी ब्रांच टूटने की आवाज सुन करके उछल पड़ती है और मुड़कर देखती है तो योनो उसे देख रहा होता है। शर्म से पागल होकर के वो जोर से चीख पड़ती है और पैनिक में उस पर पत्थर फेंकने लगती है कि वो तब से खड़ा था तो बोला कुछ क्यों नहीं। योनो उसे शांत करता है कि हाँ तो अब ठीक है ना, वैसे वो ये क्या कर रही थी, लेकिन अकारी जवाब नहीं दे पाती। वो मास्क नोटिस करता है और तुरंत समझ जाता है कि अच्छा तो वो किस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वो पास में कुछ लड़कियों को फायरवर्क्स के नीचे किस वाले लेजेंड के बारे में बात करते सुनता है। तब उसे समझ आने लगता है कि अकारी और सायो क्यों अलग अलग उसके साथ फायरवर्क्स देखना चाहते थे। अब योनो अकारी से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो भाग जाती है और उसे मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ता है, ये सोचकर कि शायद अब उसका रोम-कॉम मोमेंट शुरू होने ही वाला है। लेकिन ऊपर वाला बैठा है ना मेरे और योनो जैसों के लिए ही कि इसको कैसे मोमेंट बनाने दे सकता हूँ मैं। तुरंत पब्लिक उसे क्रीप समझ लेती है और कूटने ही वाली होती है कि अकारी कहती है कि नहीं इसे छोड़ दीजिए। एक आदमी कहता है कि अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, आज तो बीवी से झगड़ा करके आए हम। कोई नहीं सुनता, तब वो जोर से चीख करके सबको योनो को छोड़ने कहती है। बाद में दोनों पब्लिक से माफी मांगते हैं उन्हें फ्री में तमाशा दिखाने के लिए। आखिर में अकारी हिम्मत जुटा करके योनो से कहती है कि उसे उसके और सीओ में से चूज करना होगा और हिंट देती है कि अगर वो उसे चूज करेगा तब वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी। योनो अपना बात रख
रख पाता उससे पहले ही सायो का कॉल आता है। वो कहती है कि वो नहीं आ पाएगी और उसे बोलती है कि वो अकारी के साथ फायरवर्क्स एंजॉय करे। पता चलता है कि योनो और अकारी से अलग होने के बाद वो उत्सुकता से फायरवर्क्स का टाइम का वेट कर रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वक्त रुक सा गया हो, टाइम बीत ही नहीं रहा। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो रास्ते में कुछ लोगों की मदद करने लगती है। वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में भी मदद करती है और जब वो फ्री होती है तब तक फायरवर्क्स का टाइम हो जाता है। हार न मानते हुए सायो फेस्टिवल वापस भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है और उसकी स्लीपर टूट गई थी, इसलिए वो मजबूरन योनो को कॉल करके प्लान कैंसिल की थी। लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बताना चाहती क्योंकि उसे पता है कि योनो उसकी चिंता करेगा जैसे बचपन से करता आया है। सायो थोड़ी जेलस भी होती है ये सोच करके कि अकारी शायद फायरवर्क्स के नीचे योनो को किस करेगी और वो खुद टूटी हुई चप्पल के साथ फंसी हुई है। कुछ देर बाद उस प्रेग्नेंट वुमेन का पति आता है और उसकी मदद के लिए सायो का शुक्रिया अदा करता है। वो पूछता है कि क्या उसका किसी के साथ प्लान्स है और वो कुछ मदद कर सकता है क्या। सायो को अपने प्लान्स याद आते हैं। वो प्रिटेंड करती है कि नहीं सब ठीक है, लेकिन वो अपने इमोशंस रोक नहीं पाती और बिना चप्पल के ही अब दौड़ पड़ती है योनो को अपने फीलिंग्स बताने के लिए फायरवर्क्स खत्म होने से पहले। लेकिन लास्ट फायरवर्क फट जाता है उसके पहुंचने से पहले ही और सायो वहीं सड़क पर गिर करके रो पड़ती है। तभी उसे योनो की आवाज सुनाई दी थी। अकारी भी वहां पहुंच जाती है और सायो को हक करती है। दोनों मिलकर उसे साथ में डांटते हैं कि वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम छुपा कर रखती है और मदद नहीं मांगती। सायो माफी मांगती है कि उसने उनका फायरवर्क्स शो खराब कर दिया, लेकिन वो उसे खींचकर अपने साथ छोटा सा फायरवर्क्स शो दिखाते हैं। एंजॉय करते हुए सायो पूछती है कि वो उसे कैसे ढूंढे। अकारी बताती है कि कॉल मिलते ही योनो तुरंत उसे ढूंढने निकल गया और वो भी उसके साथ गई। दोनों बिना क्लू के उसे इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोका क्योंकि उसने अकारी और सायो का सेम हेयरपिन पहचान लिया था। फिर बताई कि उसने उनकी मदद की और फिर किसी प्रेग्नेंट लेडी के साथ पास के हॉस्पिटल निकली है। योनो और अकारी सायो की तारीफ करते हैं कि उसने सब छोड़ करके अजनबियों की मदद की, लेकिन वो तो अब भी बुरा फील करती है शो मिस करने के लिए। तब योनो उसे एश्योर करता है कि वो अगले साल फायरवर्क्स प्रॉपर्ली साथ में देखेंगे। इसके बाद सब डिसाइड करते हैं बड़ा वाला फायरवर्क्स सेट करने का, लेकिन वो थोड़ा फुसकी निकलता है जिससे वो थोड़े निराश हो जाते हैं। लेकिन सायो तो सेटिस्फेक्शन के साथ मुस्कुराती है और उनका शुक्रिया अदा करती है उसका समर मेमोरेबल बनाने के लिए। कुछ देर बाद जब योनो उधर मुंह बा करके सोया था, इधर सायो अकारी से माफी मांगती है योनो को कन्फेस करने के उसके चांसेस को खराब करने के लिए। लेकिन अकारी सीधा बोलती है कि वो ऐसे ओवरली कंसिडरेट होना बंद करे और दूसरों के फीलिंग्स के लिए खुद को टेंशन में रखना छोड़ दे। नई डिटर्मिनेशन के साथ अकारी डिक्लेयर करती है कि वो योनो के प्यार के लिए फेयर फाइट करेगी और सायो भी एग्री करती है। उनकी दिल भराई डिस्कशन के बाद दोनों लड़कियां देखती हैं कि योनो बिना कुछ खबर के आराम से सो रहा है। मौका देख करके वो उसके गालों पे हल्का सा किस करती हैं और फिर हंसने लगती हैं। लेकिन योनो की कुत्ते की नींद है तुरंत जग जाता है और उन्हें मुस्कुराता देखकर समझ जाता है कि ये दोनों कुछ तो कांड की हैं जो बता नहीं रहे। मजाक में पकड़ने उनके पीछे भागता है सोचते हुए कि क्या ये उसकी रोमकॉम की शुरुआत है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योनो रेनाको के साथ डेट पर आया होता है, लेकिन उसका दिमाग बार बार सायो और अकारी की तरफ चला जाता है। उसने सोचा था कि फेस्टिवल उसकी रोमकॉम लाइफ की शुरुआत करेगा, लेकिन लड़कियां तो उसके बाद से बिल्कुल शांत हो गई हैं, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब रेनाको आती है वो फेस्टिवल के बारे में पूछती है और योनो मानता है कि उसकी लव लाइफ के चांसेस तो इम्पॉसिबल लग रही हैं। वो उसे रीअश्योर करती है कि सब ठीक होगा और कहती है कि मुझे तो तुम्हारे साथ हर दिन रोमकॉम जैसा ही लगता है। लेकिन योनो उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है, जिससे रेनाको की फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। अचानक हारू नाम की लड़की कहीं से तो आती है और उसके साथ क्या हाल है बड़ी करके चली जाती है, जिससे योनो कंफ्यूज हो जाता है कि अबे ये थी कौन। अगले दिन योनो फिर से हारू से टकराता है। उसे टीज करते हुए वो अपनी ताकत दिखाने लगती है जब तक कि अकारी नहीं आती। वो सायो और अकारी को भी कैसी हो चमक चलो करके चली जाती है, उन्हें कंफ्यूज छोड़ करके कि ये है कौन, क्या हम इसे जानते भी हैं। बाद में कुछ लड़के योनो को उसका ये पर्सनल हरेम बनाने का सीक्रेट पूछने लगते हैं, क्योंकि ये रूमर स्कूल में सिलेंडर की शॉर्टेज की तरफ फैल जाता है। उसी वक्त ये रूमर अकारी तक भी पहुंचता है और वो इतनी गुस्से में आ जाती है कि उसे देख योनो और लड़के सभी डर जाते हैं। बाद में जब योनो सायो और अकारी से मिल करके इस रूमर्स पे बात कर रहा होता है, सायो बताती है कि हारू ये रूमर्स फैला रही है, वही नई लड़की जो हमसे पहले मिली थी। योनो डिसाइड करता है कि वो खुद उसे ढूंढ के बात करेगा और उसकी क्लास में जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो क्लब रूम में है। क्लब रूम में एंटर करते ही उसकी जान निकल जाती है जब वो हारू को कुछ नहीं बस कॉन्फिडेंस में खड़ा देखता है। कुछ मिनट बाद हारू उसे अंदर आने को बोलती है, पर योनो तो स्लिप होकर के सीधा उसके ऊपर गिर जाता है। वो तुरंत माफी मांगता है, लेकिन हारू हंसने लगती है और बोलती है कि ऐसे अजनबी जैसे क्यों बिहेव कर रहा है वो। और तब उसका रिएक्शन देख करके उसे समझ आता है कि योनो तो दरअसल उसे अभी तक पहचाना ही नहीं है। तो वो उसका चेहरा अपने पास खींचते हुए कहती है, जरा करीब तो आओ। इसी बीच इधर सायो और अकारी बाहर खड़ी होती हैं
हैं उसे देखने जाने का फैसला करती हैं, इससे पहले कि वो अपनी चार्म से किसी और लड़की को भी अट्रैक्ट कर ले। और जैसे ही वो घुसते हैं वो योनो को ऑकवर्ड पोजीशन में देख लेती हैं। वो उसे डांटने लगती हैं कि वो भूल गया क्या कि यहाँ क्यों आया था। योनो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और बताता है कि अरे दीवानो, इसे पहचानो, ये हारू है, हमारी ही चाइल्डहुड फ्रेंड। लेकिन सायो और अकारी शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि उनकी समझ से हारू एक लड़का था। उनका रिएक्शन देख करके हारू समझ जाती है कि हाई स्कूल के शुरू में जब वो उन्हें ग्रीट करने आई थी तब वो कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दी थी। अब जब उसका बेस्ट फ्रेंड लड़की निकला, योनो उससे दूरी बनाना चाहता है, लेकिन हारू उसे चैन की सांस कहाँ लेने देने वाली थी और उसे तो अब उसे तंग करने में और मजा आने लगता है। लेकिन सायो और अकारी उसे अपना लड़का चुराने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो उससे योनो को दूर रखने की कोशिश करती हैं। बाद में वो सब उससे रूमर्स के बारे में पूछते हैं और हारू प्रॉमिस करती है कि हाँ, पर मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर वो पूछती है कि क्या वो लोग रियल लाइफ मल्टीप्लेयर खेल रहे हैं। योनो और लड़कियां तुरंत मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन हारू को तो ये मानना मुश्किल लगता है क्योंकि वो हमेशा साथ रहते हैं। जब हारू बोलती है कि वो रिलीव्ड है कि वो लोग डेट नहीं कर रहे हैं, योनो सोच में पड़ जाता है कि अब इसका क्या मतलब है। बाद में हारू योनो को उनकी पुरानी जगह पर मिलने बुलाती है और कहती है सायो और अकारी को ना लाए। जब वो पुराने बास्केटबॉल कोर्ट पर उसका वेट कर रहा होता है, सोचता है शायद ये उसकी अब रोम कॉम फैंटेसी की शुरुआत होगी। लेकिन जब हारू आती है और उसे एकदम से डरा देती है, वो डिसाइड करता है कि उसे ऐसे सपने छोड़ देने चाहिए। पर जब हारू अपने बटन्स के साथ खेलने लगती है, उसकी उम्मीद की बातें फिर से जलने लगी थी। लेकिन हारू तो कहती है कि एक गेम हो जाए पार्टनर। योनो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन गेम शुरू होते ही हारू आसानी से अपर हैंड ले लेती है, उसे अपने हेवी चीजों से डिस्ट्रैक्ट करके। वो उसे टॉन्ट भी करती है कि वो तो कोई बूढ़े इंसान की तरह खेल रहा है। तो योनो अपनी जो थोड़ी सी ईगो बची है उसके अंदर कोशिश करता है कि उसे जिंदा रखे, इसलिए वो उसे एक और मैच के लिए चैलेंज करता है। गेम के दौरान योनो पूछता है कि वो अचानक से क्यों गायब हो गई थी और हारू माफी मांगती है, बताते हुए कि उसकी लाइफ सडनली काफी मेसी हो गई थी। और जब वो यादें ताजा करते हैं, हारू मौका पाकर के उसे टीज करती है और जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है वो पॉइंट स्कोर कर लेती है। दूसरी बार जब वो ट्राई करती है, योनो उसे अपने पास्ट के लड़के के रूप में इमेजिन करता है और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस बार उसे टैकल कर लेता है। पर इसके बाद भी वो गेम जीत जाती है। वो फिर से उसके ऊपर गिर जाता है और गेम खत्म होने के बाद दोनों हारने वाले को क्या सजा मिले इस पर आर्ग्यू करते हैं। हारू डिमांड रखती है कि वो उसके सवालों का बस सही जवाब दे दे। वो कहती है कि उसने फायरवर्क्स फेस्टिवल में अकारी और सीओ के साथ जो कुछ हुआ उस सब के बारे में सुना और सीधा पूछती है कि तो वो किस लड़की को चूज करेगा। लेकिन जवाब देने के बजाय योनो उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन हारू उसकी अपनी मर्जी चलने नहीं देती। वो उस पे जवाब के लिए प्रेशर डालती है और टीज करती है ताकि पता लगा सके कि उसके फीलिंग्स क्या है। लेकिन योनो तो मना करते रहता है। फिर वो उसे उनके बचपन के बॉन्ड की याद दिलाती है और बोलती है कि वो उस पर तो ट्रस्ट कर ही सकता है। इतनी दबाव डालने के बाद भी योनो नहीं मानता, तो हारू उसे एक और गेम के लिए चैलेंज करती है। डिमांड करती है कि अगर अब वो जीत गई तो वो सब सच बताएगा। लेकिन बास्केटबॉल के बजाय योनो एक बेवकूफों वाली बचपन की गेम खेलने का डिसाइड करता है और हारू इसमें भी मान जाती है। गेम के दौरान वो उसे खुद का हरेम बनाना चाहता है, इस पर टीज करते रहती है जब तक वो गिव अप नहीं कर देता। उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहता और वो बताता है कि हाँ, एक्चुअली वो चाहता है कि उसकी बचपन की ही कोई दोस्त उसकी लाइफ पार्टनर बने। पर ये भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि सायो और अकारी उसके बारे में क्या फील करती हैं। तो हारू डिसाइड करती है कि वो उनसे बात करेगी और योनो के रोकने से पहले ही वहां से चली जाती है। बाद में वो सायो और अकारी के साथ मीटिंग करती है और सीधा पूछ लेती है कि क्या उनके सकाई के लिए फीलिंग्स हैं, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाती हैं। ये समझ करके कि वो उसकी सीक्रेट फीलिंग्स रिवील करने वाली है, योनो तुरंत हारू को बाहर खींच लेता है और वार्न करता है कि ऑलरेडी हमारे बीच भसर मची है। जब वो वापस आते हैं, सायो पूछती है कि वो दोनों इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। दोनों कहते हैं कि हाँ, वो हमें कुछ बचपन के मोमेंट याद आ गए थे, है ना। और हारू कहती है हाँ, और याद है मैंने एक बार तुम्हें किस भी किया था। योनो तुरंत उसे रोकते हुए कहता है क्या कर रही है, यहाँ डैमेज रिपेयर करना है। लड़कियों को जेलस देख करके योनो और हारू एक्सप्लेन करने लगते हैं कि वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन जितना हारू एक्सप्लेन करते रहती है उस इंसिडेंट के बारे में, उतना ही माहौल और अजीब होने लगता है। अच्छा होता है कि रेनाको टाइम पर आ जाती है और सिचुएशन ब्रेक कर देती है, जिससे योनो को भी रिलीफ मिलता है। हारू आगे बढ़ करके रेनाको को हक करने जाती है, लेकिन वो डर करके भाग जाती है क्योंकि बचपन में हारू ने उसे मेढकों से कई बार डराया होता है। हारू उससे माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रेनाको उसे तो अपने पास भी नहीं आने देती। तो हारू उसे लगती है वहीं रूम में दौड़ाने। तभी अचानक वो स्लिप हो जाती है और गलती से योनो को किस कर लेती है। ये देखकर सायो और बाकी लड़कियां बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं और योनो की आत्मा तो जैसे सभी के सामने से शरीर छोड़ देना चाहती हो। बाद में योनो अपसेट रहता है और किस के बारे में सोचता है और ये भी कि बाकी लड़कियों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसे डर है कि अब वो उसे टाटा गुड बाय बोल देंगी और सोचता है कि उसे रोमकॉम में रहने के लिए तो किसी और
और दुनिया में जाना पड़ेगा। उसे पता नहीं होता कि सायो और बाकी लड़कियां तो खुद को ब्लेम कर रही होती हैं, सोच रही होती हैं कि क्या हारू अब उनकी कंपटीशन बनने वाली है। अगले दिन सायो अपना दिमाग क्लियर करने के लिए जॉगिंग पर जाती है, पर कुछ दूर ही बढ़ने पर गिर पड़ती है और सोचती है कि आज का तो पूरा दिन ही खराब जाने वाला है। हारू उसकी मदद करने आ जाती है। सायो उसे भी जॉगिंग पर इनवाइट करती है और पूछती है कि क्या वो योनो को पसंद करती है, लेकिन हारू तुरंत मना कर देती है और उल्टा सायो को कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है। लेकिन सायो उसकी बात नहीं मानती, कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। जल्दी ही उनका सिंपल जॉगिंग एक ओलंपिक रेस में बदल जाता है, जब वो आर्ग्यू करती रहती हैं कि किसने योनो के साथ कैसे कैसे टाइम स्पेंड किए हैं। कुछ देर बाद दोनों थक कर गिर जाती हैं, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं करती। फ्रस्ट्रेटेड होकर के सायो घर की तरफ आती है, एक ज़ॉम्बी की तरह चलते हुए। वो योनो से टकराती है, जो उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। अचानक वो उसे किस कर देती है और भाग जाती है, बिल्कुल कंफ्यूज छोड़ करके। अब पूरे दिन योनो किसी भी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहते हैं ना, लव विदाउट क्लियरिटी क्रिएट्स एंजाइटी। कुछ दिन बाद वो स्कूल जाता है, सायो का सामना करने को लेकर के बहुत एंग्शियस फील करते हुए, क्योंकि वो उस दिन के बाद से काफी शांत सी है। जब वो यही सब सोच रहा होता है, सायो अपने यूजुअल चीयरफुल अंदाज में आ जाती है और उसे एक झापड़ देकर के क्लास में खींच लाती है। इससे बिना बैडीज के एसोसिएशन वाले लड़कों का अटेंशन उस पर जाता है और वो तो योनो को फाड़ डालने की बात करते हैं। पूरे दिन स्कूल में सायो योनो को अब एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की तरह इग्नोर करती रहती है, जबकि वो तो जानना चाहता है कि वो क्या सोच रही है। स्कूल के बाद रिनाको और हारू डिसाइड करती हैं योनो पर प्रैंक करने का, जब वो अकेला बैठा होता है। लेकिन पास आने पर वो देखती हैं कि वो किसिंग पर चैट जीपीटी से क्लेरिफिकेशन मांग रहा है। योनो उन्हें देख करके डर जाता है और लड़कियां तुरंत पूछती हैं कि क्या चल रहा है ये। योनो बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन रेनाको को लगता है कि वो हारू के साथ हुए किस की वजह से शायद रिसर्च कर रहा है। थोड़ी और दबाव डालने के बाद योनो बोल देता है कि बात दरअसल सायो को लेके है, लेकिन अपनी गलती समझकर वो जल्दी से झूठ बोलता है कि वो बस अपने एक दोस्त की हेल्प कर रहा है, जिसे एक लड़की ने किस किया और फिर वो उसे इग्नोर कर रही है। हारू क्लियरली बोलती है कि लड़की सिर्फ उसी को किस करती है जिसमें वो इंटरेस्टेड हो, और एडवाइस देती है कि वो अपने दोस्त को बोले कि बोल्डली लड़की को एक दीवार से जाकर के चिपका दे और किस रिटर्न करे। लेकिन रेनाको कहती है नहीं नहीं, ऐसे तो किसी को जेल भी हो सकती है, इससे तो इसका दोस्त मोलेस्टर कहलाएगा ना। हारू कहती है हाँ, तो वैसे भी तो वो चूतिया तो बन ही रहा है ना। हारू कहता है कि अरे बस मेरे सामने ही मेरे दोस्त की इज्जत की धजिया उड़ा रहे हो दोनों। अचानक रेनाको सीधा पूछ लेती है, तो चलो फिर सायो वाली बात पर आते हैं, क्या उसे पसंद करते हो? लेकिन योनो मना कर देता है, जिससे दोनों लड़कियां अब उसे डांट देती हैं। योनो फिर एक पल के लिए सोचता है कि क्या उसमें सच में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स को लेके फीलिंग्स हैं, और सिचुएशन से ओवरवेल्म होकर के बोल देता है कि मुझे नहीं पता। हारू उसे फ्रस्ट्रेट होकर के लूजर बोलती है और रेनाको के साथ वहां से चली जाती है। अगले दिन योनो क्लास में भी इसी सोच में डूबा रहता है, और जब टीचर स्पोर्ट्स डे के लिए रिप्रेजेंटेटिव मांगते हैं तो सायो वॉलंटियर करती है। योनो भी उसके साथ काम करने के लिए वॉलंटियर करता है, ताकि उसे बात करने का चांस मिले उस किसिंग इंसिडेंट के बारे में। बाद में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑर्गेनाइज करते वक्त योनो हिम्मत जोड़ करके सायो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। इधर सायो भी ऑकवर्ड टेंशन की वजह से फोकस नहीं कर पा रही थी। वो भी उस दिन से सोच रही होती है कि क्या ये सही में उसके रियल इमोशंस हैं, या वो योनो को कहीं ट्रिगर तो नहीं कर रही। जब वो क्लास के बाहर उसे मिली थी, तब भी उसे कूल एक्ट करने में बहुत एफर्ट्स लगाना पड़ा था, लेकिन उसका चेहरा तो जैसे भूत भगाने जैसा था। सोचने के बाद वो टेस्ट करने का डिसाइड करती है, एक बहुत क्रिंजी किसिंग सीन एक्ट करके पोटैटो स्नैक्स के साथ। लेकिन उसकी सरप्राइज के लिए बिना जाने योनो एक्चुअली उसका साथ देता है। कुछ मिनट के इस सेकंड हैंड एम्बेरसमेंट ओलंपिक के बाद योनो बंद कर देता है, कहते हुए कि हमें काम पर वापस लगना चाहिए। योनो फिर से बात उठाना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो योनो का कोल्ड एक्सप्रेशन देखती है, तुरंत रुक जाती है और दोनों फिर वही ऑकवर्ड साइलेंस में काम करते रहते हैं। तभी यहाँ योनो को रेनाको का एडवाइस याद आता है बहादुरी दिखाने का, तो वो फाइनली सायो से पूछता है कि क्या वो उस इंसिडेंट के बारे में बात करना चाहती है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों के पास कौन सा इंसिडेंट बोलने के लिए किस वर्ड जबान पे आ ही नहीं रहा था। अचानक योनो एक बॉक्स को गिरते हुए देख लेता है, तो वो सायो को साइड करने के लिए आगे भागता है और दोनों फिर से एक एक्सीडेंटल किस सिचुएशन में गिरने वाले होते हैं। उस दिन के बाद से सायो और योनो कभी उस बात को फिर से नहीं उठाते हैं और उनका रिएक्शन ऐसे ही चुपचाप समंदर की गहराइयों जैसा शांत पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद योनो परेशान होकर बैठा होता है कि उसकी और सायो के बीच सब कुछ कैसे बिना प्रॉपर बातचीत किए शांत हो सकता है। अचानक हारू लेडी शिवा बन के आ जाती है और ऑलमोस्ट उसे टकराने ही वाली थी। बिना वार्निंग के वो उसे एक हाथ में पकड़े टीन के डब्बे की तरह खींच ले जाती है। दूसरी तरफ अकारी सायो से जवाब मांगती है कि उसके और योनो के बीच क्या चल रहा है। जब सायो भागने की कोशिश करती है, अकारी उसका हाथ पकड़ लेती है। तब उसे रियलाइज होता है कि सायो काफी गहरी सोच में है। अकारी सोचती है कि ये शायद इसलिए ओवरथिंक कर रही है क्योंकि हारू और योनो का एक्सीडेंटल किस देखी थी। अकारी उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सायो गलत समझ लेती है और सोचती है कि उसने उसका और योनो का किस देख लिया है।
जब वो एक्सेप्ट करती है कि वो भी हारू और योनो के किस से अफेक्टेड थी, अकारी अचानक उसे हक कर लेती है और कहती है कि तुम्हारे कन्फेस करने के बाद योनो ने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा। वो ये भी बोलती है कि योनो को तो अब उसके साथ जेंटल होना चाहिए, जिससे सायो गलत समझ लेती है कि वो किसिंग में जेंटल होने की बात कर रही है। फिर भी सायो सोचती है कि अकारी उसके साथ इतनी अच्छी क्यों बिहेव कर रही है, जबकि उसके खुद योनो के लिए फीलिंग्स है। अकारी बोलती है कि हमें एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी तो हैं। इसके बाद दोनों लड़कियां हग करती हैं, हर एक अपने अलग सिनेरियो के बारे में सोचते हुए। दूसरी तरफ हारू योनो को बैटिंग केज ले जाती है ताकि वो अपना थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, लेकिन ये और बुरा हो जाता है जब वो एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता। उसे हिम्मत देने के बजाय हारू और बुरा बना देती है, ये बोल करके कि शायद वो इसलिए अपसेट है क्योंकि सायो ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। योनो तुरंत मना कर देता है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हारू तो उसी आइडिया को पकड़ कर रखती है कि फिर तो वो ऐसी कायरो वाली हरकतें करेगा तो डेफिनेटली सब लड़कियां उसे रिजेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगी। इससे योनो गुस्सा हो जाता है और वो बैट को पगला की तरह भांजना शुरू कर देता है बिना एक भी बॉल को हिट किए। और हारू को तो ये सब देख करके मजा आ रहा होता है और वो उसके आग में और घी डालती है, उसे कमजोर बोल करके। उसकी लगातार मजाक बनाने की वजह से योनो स्लिप होकर के गिर जाता है और हारू फिर बोलती है कि अगर वो ऐसे ही डरता रहा तो उसकी सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स जल्द ही उससे दूर हो जाएंगे। ये रियलाइजेशन आते ही कि वो अपने लाइफ के सबसे प्रीशियस लोगों को खो सकता है, योनो की डिटर्मिनेशन वापस आ जाती है और वो कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा और एक परफेक्ट हिट लगाता है, जिस पर हारू कहती है ये हुई ना बात। दूसरी तरफ सायो अकारी से कहती है कि उसे अब समझ नहीं आ रहा कि वो योनो से कैसे बात करे और ये भी मान लेती है कि उसे डर है कि वो दोनों जल्द ही दूर हो जाएंगे। ये सुन करके अकारी उसकी पीठ पर टैप करके उसे याद दिलाती है कि कैसे वो हर बार योनो के साथ लड़ाई करती थी और फिर से पैचअप कर लेती। उसे रिएश्योर करती है कि उनका चाइल्डहुड बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। इससे सायो की डिटर्मिनेशन भी दोबारा बढ़ आती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो योनो से बात करेगी और इसी बीच वो योनो और उसके बीच हुए किस का भी जिक्र कर देती है। इसी मोमेंट पर अकारी को रियलाइज होता है कि वो दोनों उस दिन अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उससे पहले कि वो किस के बारे में पूछ पाए सायो योनो को ढूंढने निकल चुकी होती है। वहीं इधर योनो हारू का थैंक्स करता है उसकी हेल्प के लिए और डिसाइड करता है कि वो अब सायो से बात करेगा। फिर वो एक कैप्सूल टॉय निकालता है और हारू को देता है, जो सरप्राइज हो जाती है कि योनो को अभी भी उसका चाइल्डहुड हॉबी याद है। योनो कहता है कि क्यों नहीं होगा, वो भी उसकी एक प्रीशियस चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिससे हारू ओवरवेल्ड होकर के वहाँ से भाग जाती है। तभी सायो उसे कॉल करती है और मिलने को बोलती है, लेकिन लाइन अचानक साइलेंट हो जाती है और योनो पैनिक कर जाता है कि क्या बात है। तो वो उसे अब ढूंढने निकलने की तैयारी करता है। जाने से पहले हारू उसे अपना हेलमेट देती है और बोलती है कि वो उसकी बाइसिकल ले जाए। योनो जल्दी से स्कूल पहुंचता है, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिलती। फिर वो कई जगह चेक करता है और आखिर में उसके घर जाता है, लेकिन वहां भी सायो नहीं मिलती। जब वो गिव अप करने ही वाला होता है कि सायो अपने विंडो से मुंडी निकालती है। वो बताती है कि उसका फोन सीढ़ियों से गिर गया था जब वो जल्दी में नीचे आ रही थी और योनो बस रिलीव्ड होता है कि वो ठीक है। फिर वो विंडो से बाहर आती है उससे बात करने के लिए, लेकिन योनो उसे रोक पाए उससे पहले ही सायो रूफ से गिर जाती है और दोनों फिर एक और एक्सीडेंटल किस सिचुएशन में आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद सायो योनो को एम्बैरेसमेंट में फ्रेंड जोन कर देती है। योनो भी एग्री कर कहता है कि हाँ वो फ्रेंड्स ही रहेंगे और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर देंगे बिना किसी टेंशन के। उस रात योनो हारू की बात के बारे में सोचता है कि कैसे वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से दूर हो सकता है अगर वो ऐसी सोच रखेगा। तो अगले दिन सब कुछ लगभग नॉर्मल हो जाता है, कम से कम सायो के लिए। लेकिन अकारी अपसेट है कि उसे अब तक योनो के साथ कोई एक्सीडेंटल किस क्यों नहीं मिला। स्पोर्ट्स डे इवेंट के दौरान सायो एंजॉय करती है और लड़कों का अटेंशन अट्रैक्ट करती है जो सिर्फ उसके बाउंसी बॉल पर फोकस कर रहे थे। गेम्स के बाद सायो पुराने दिनों की तरह दौड़कर योनो के पास आती है और उसे हग करती है, लेकिन वो शॉक्ड हो जाती है जब वो उसे ओवरली एनर्जेटिक और चमकता हुआ देखती है। इस नए इम्प्रूव्ड योनो को बहुत क्रिंजी पा करके वो तुरंत लड़कियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। जब वो उसे देखते हैं हारू और अकारी एग्री करती हैं कि हाँ ये अजीब तो लग रहा है। रिनाको पॉइंट आउट करती है कि ऐसा लगता है जैसे इसने एक झटके में सारे कंधे का बोझ उतार फेंका हो। तभी योनो उनके पास आता है और कहता है चलो एक फोटो लेते हैं। अकारी उसके इतना जेंटल और लाइट बिहेवियर से परेशान होकर के उससे कहती है कि वो सबको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, लेकिन योनो सिचुएशन को और ऑकवर्ड बना देता है ये कह करके कि वो गुस्सा होते हुए भी कितना क्यूट दिखती है। वो और क्लोज आता है जिससे अकारी ऑलमोस्ट चाहती है कि उसका भी एक एक्सीडेंटल किस हो ही जाए लगे हाथ। दूसरी तरफ हारू डिसाइड करती है कि उसे अब शॉक थेरेपी देना होगा, ये ऐसे बदल नहीं सकता। लेकिन उसके पंचेस सिर्फ उसका थोबड़ा चेंज करते हैं, एटीट्यूड नहीं। रिनाको बोलती है कि उसे तो ये नया योनो बहुत पसंद आया और उसे हग करती है। सायो भी ज्वाइन करती है और फिर हारू भी, जिससे अकारी अकेली रह जाती है। चांसेस मिस ना करने के लिए अकारी भी ज्वाइन कर लेती है। थोड़े अनॉर्ड होने के बाद भी सब लोग शांति महसूस कर रहे थे। अकारी मान लेती है कि उसे ये सिचुएशन फिर भी पसंद है
और सोचती है कि क्या वो लोग एक हरेम रोम-कॉम में जा रहे हैं। लेकिन योनो इसे एक रोमांटिक एटमॉस्फेयर बनने से पहले ही डिक्लेयर करता है कि चलो गोपियों, रेस्ट खत्म हुआ, बात करनी है। लेकिन लड़कियां तो इस तरह और कुछ देर बैठना चाहती थी। योनो फिर लड़कियों की एक्सपेक्टेशन तोड़ देता है ये कह करके कि वो सब उसकी प्रीसियस चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, इसलिए वो रोम-कॉम में नहीं हो सकते। फील्ड इवेंट के दौरान योनो अकारी से कहता है, ओए थैंक्स मेरे साथ 3 पेयर की लंगड़ी में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन हमेशा के जैसे वो उस पर चिल्लाती है, खास करके अब वो और ज्यादा, क्योंकि कूल और चार्मिंग बिहेव करने लगा है। वो प्रॉमिस भी करता है कि वो उसकी मदद के बदले कुछ भी कर देगा जो वो बोले। और अकारी थोड़ी देर के लिए सोचती है कि उससे किस ही मांग ले। रेस शुरू होने से पहले योनो उसका कंधा पकड़ता है और उसे अपनी कमर पकड़ने को बोलता है, जिससे अकारी फ्लस्टर्ड हो जाती है। रेस के स्टार्ट में योनो और अकारी सिंक में भागते हैं और लीड ले लेते हैं, लेकिन जल्द ही पीछे रह जाते हैं। फिर भी योनो उसे इनकरेज करता है कि वो आराम से दौड़े, जरूरी नहीं कि हर रेस जीतने के लिए ही दौड़ा जाए। लेकिन जब अकारी को याद आता है कि असली योनो कितना कॉम्पिटिटिव हुआ करता था, तो वो इस नए वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करती। वो अचानक से लेडी फ्लैश बन जाती है और योनो को आलू की बोरी की तरह साथ घसीटने लगती है। लेकिन योनो तो बस फ्लो के साथ चलता है, जिससे वो और गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाती है कि वो उसके साथ पेस बनाए रखे, वरना वो अगर गिरेगी तो उसे बहुत पीटेगी। और उसे याद दिलाती है कि वो पहले कितना चिपकू हुआ करता था। और तभी अचानक कह देती है कि तब वो उसे पसंद करती थी। और जैसे ही वो तेज भागती है, अकारी गिर जाती है और साथ में योनो को भी गिरा देती है, जिससे उसका भी एक्सीडेंटल किस हो ही जाता। लेकिन अकारी उसका मुंह हाथ से ब्लॉक कर देती है और इस कूल और क्रिंजी बन चुके योनो से किस लेने से मना कर देती है। पर फिर भी रेस छोड़ने के बजाय अकारी और योनो रेस फिनिश करते हैं और नीचे से फर्स्ट आते हैं। रेस के बाद लड़कियां अकारी का हालचाल पूछती हैं, खास करके क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसने योनो को किस किया है। लेकिन वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो ठीक है। तभी योनो वापस आता है और सबको लंच के लिए इनवाइट करता है। लेकिन एक एक करके सब उसे ऐसे इग्नोर करती हैं जैसे सरकारी कामों में कर्मचारी करते हैं। तो योनो रेस्टरूम चला जाता है, जहां वो अपना ये कूल और ओवर ड्रामेटिक बनने का मास्क उतार करके रिलीफ महसूस करता है। लेकिन उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है जब उसका क्रिंजी साइड अल्टर ईगो बन करके उसे एक्यूज करता है कि वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में नॉटी थॉट्स रख रहा है। योनो मना करता है, लेकिन उसका दिमाग तुरंत स्लाइड शो दिखाता है जिसमें वो अपने हरेम के साथ मिड समर नाइट में किचुकू कर रहा है। उसके बाद उसका अल्टर ईगो उसे समझाता है कि ऐसे थॉट्स रखना गलत है और उनके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। जब तक योनो अपनी फीलिंग समझता कि वो क्या चाहता है, तभी रेना को पीछे से उसे हक कर लेती है और सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। वो नोटिस करती है कि वो अब नॉर्मल हो गया है और उसे लंच के लिए बुलाती है। जब वो उसे खाना खिलाती है, योनो को अजीब फील होता है, लेकिन उसका अल्टर उसे याद दिलाता है कि वो भी 9th क्लास में है। लेकिन रेना को और पास आ जाती है और अपना सर उसके सर पर रख करके उसका टेम्परेचर चेक करती है। योनो मुश्किल से अपने दिमाग को कंट्रोल में रखता है, लेकिन गलती से बोल देता है कि वो उसके साथ नॉटी थॉट सोच रहा था। शॉकिंगली रेना को कहती है कि उसे खुशी होती है ये जान करके। फाइनल इवेंट शुरू होता है और योनो ऑब्स्टेकल रेस के लिए रेडी होता है और सब लड़कियां नोटिस करती हैं कि हाँ, अब वो नॉर्मल हो गया है। रेस शुरू होती है और योनो लीड ले लेता है और अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप के बारे में सोचता रहता है। लास्ट ऑब्स्टेकल में वो रुक करके एक नोट उठाता है और शॉक्ड हो जाता है जब उसमें लिखा होता है कि वो जिस लड़की से प्यार करता है उसे साथ लेकर के रेस फिनिश करे। ये रूल ऑर्गेनाइजर ने लास्ट मोमेंट में ऐड किया था। योनो मजाक में किसी को भी चूज करने का सोचता है और सीधा रेनाको की तरफ भागता है, जिससे सायो, हारू और अकारी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती हैं। लंच डेट के दौरान रेनाको ने उसे हक किया था और कहा था कि चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमेशा साथ रहते हैं, चाहे फीलिंग्स कुछ भी हो। फिर सबको सरप्राइज करते हुए योनो सायो, अकारी और हारू को भी पकड़ लेता है और सबके साथ रेस फिनिश करता है, ये समझ करके कि उसे सबको ही इक्वली वैल्यू देना चाहिए। रेस के बाद रेफरी उसका टास्क स्लिप चेक करता है और पूछता है कि क्या वो सब 4 लड़कियों से प्यार करता है। योनो कहता है कि वो सब उसके लिए प्रीसियस हैं, भले ही वो श्योर नहीं है कि लोग ये सो कॉल्ड प्यार किसको बोलते हैं। रेफरी उसे क्लियर कर देता है और वो रेस जीत करके विनर बन गया था। योनो फिर लड़कियों का थैंक्स करता है, लेकिन वो समझ जाती हैं कि उसने ये सब सिर्फ गेम जीतने के लिए किया। तो वो उसे पकड़ लेती हैं और जवाब मांगती हैं कि ई ना चलवे, उसे क्लियर करना ही होगा। जबकि हारू, जो दूसरी टीम में होती है, गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने तो अपनी ही राइवल टीम को जीतने में हेल्प की है। इधर अब फाइनली योनो देखता है कि उसका अल्टर ईगो गायब हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी फीलिंग सॉर्ट आउट जो कर ली होती है, इंक्लूडिंग अपने इनअप्रोप्रिएट थॉट्स। अगला दिन जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है जब योनो उठता है और देखता है कि सायो और रेना को उसके पास चिपक के सो रही हैं। स्कूल जाते वक्त वो दोनों उससे ऐसे चिपक जाती हैं एकदम जैसे कोई रोड पे फेंका हो च्युइंग गम। पर अकारी हमेशा की तरह अपनी आईसी प्रिंसेस आइडेंटिटी बनाए रखती है और रास्ते में उनकी मुलाकात हारू से भी हो जाती है, जो नाटक करती है कि अरे तुम लोग भी मिल गए। जब वो पूछते हैं कि उसकी बाइसिकल क्या हुई, तो वो झूठ बोल देती है कि उसका टायर पंक्चर हो गया है। वो जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि देखने से लग रहा है कि सभी बहुत लवी डवी हो रहे हैं। लेकिन सायो और अकारी इसे डिनाई करती हैं कि ऐसा
ऐसा नहीं है। रेनाको भी दोनों से एग्री करती है और हारू योनो पर अब इल्जाम लगाती है कि खुश तो बहुत हो रहे होगे तुम, लेकिन योनो सीधा मना कर देता है और कहता है कि वो अब कोई भी इम्प्योर थॉट्स नहीं रखता। ये सोच करके कि कहीं इसका फिर से वो कूल और ओवर ड्रामेटिक वर्जन वापस ना आ जाए, लड़कियां तुरंत वहां से भाग जाती हैं। योनो सोचता है कि अब सब एक दूसरे की फीलिंग समझ गए हैं और फाइनली कंक्लूड करता है कि उसका रोमकॉम वाला सपना अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं सच होगा जब तक वो अपने अंदर के कूल और ओवर ड्रामेटिक पर्सनालिटी को किसी दूसरी दुनिया में नहीं भेज देता और लड़कियां दूर से छुप करके उसका ये रिएक्शन देख रही होती हैं। हाँ, तो यही सीजन 1 खत्म होता है। एंड यस, यू कांट बी इन रोमकॉम विथ योर चाइल्डहुड फ्रेंड इफ देयर इज मोर देन वन। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।